हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम लेंगे आपका चैप्टर प्लांट किंगडम। एंड यस, थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक इस सीरीज में हो गया था बिकॉज यू नो नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। होपफुली आप सभी ने प्रोसेस को पूरा अच्छी तरह से समझ लिया होगा। एंड मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि फॉर्म फिलिंग से पहले आप 8 से 10 दिन का टाइम लें, क्योंकि एनटीए की वेबसाइट पर बहुत बार चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। कभी वो खुद ही फॉर्म रिलीज करके कोई नया रूल निकाल देते हैं, कभी कोई ऑप्शन शो होता है, कभी कुछ होता है। तो कोई जल्दबाजी आप लोगों को नहीं करनी है बच्चों। आप आराम से और 2-3 दिन ले लें, चीज़ों को समझ लें, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली कलेक्ट कर लें। हर एक चीज़ का वीडियो चैनल पर मैंने अवेलेबल करा दिया है, या तो वीडियो की फॉर्म में, और अगर जितना पॉसिबल है मैंने शॉर्ट्स की फॉर्म में आपको चीज़ें अवेलेबल कराई हैं जिससे आप इजीली उनको समझ सकें। ठीक है, तो जितने भी हमारे चैनल के ऑलरेडी व्यूअर्स हैं या जो भी नए बच्चे हमसे जुड़े हैं, उन सभी को प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी को बेस्ट विशेस। अच्छे से फॉर्म फिलिंग के बाद आप अपने रिवीजन में जुट जाएं। और रिवीजन के लिए कई बच्चों ने इस दौरान मुझसे ये भी पूछा कि मैम रिवीजन के लिए हम क्या करें। तो मैंने उनको यही कहा है कि बच्चों आप मेरी नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस की सीरीज़ बिल्कुल आराम से फॉलो करते जाएं। इसमें हम सभी चैप्टर्स सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे और ये सीरीज आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम पीवाईक्यूज तो करते ही हैं, प्लस मैं हर टॉपिक का साथ साथ में आपको वन शॉट या क्विक शॉट भी देती हूँ, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर प्लांट किंगडम। और भी बीच बीच में अगर मुझे लगता है कि फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो मैं वीडियो या शॉर्ट्स की फॉर्म में आपको अवेलेबल कराती रहूँगी। ठीक है, तो बच्चों ये जो चैप्टर है हमारा प्लांट किंगडम, ठीक है, इसमें आपको पता होगा कि एक चेंज एनसीईआरटी ने किया था कि पहले इसमें आपको एंजियोस्पर्म्स के बाद ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी अलग से पढ़ाया जाता था। बट अब न्यू एनसीईआरटी में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को अलग से हटा दिया है, क्योंकि जब हम इन प्लांट्स का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो वहाँ पर ही हमें समझ में आ जाता है कि किस तरह से हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेजेस आती हैं। ठीक है, बट आप ये मत सोचना कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से रिलेटेड कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल नीट में हो सकता है, क्योंकि इन सभी में जो लाइफ साइकिल्स आप पढ़ते हैं वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को ही बताते हैं। ठीक है, तो ये सब बच्चों को पता होना चाहिए कि प्लांट्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, क्योंकि प्लांट्स के लाइफ साइकिल में N and 2N जो स्टेज है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेज जो हैं वो ऑल्टरनेटिवली आती हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर किसी बच्चे का चैप्टर वीक है तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज से आप उसे पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं और साथ साथ में हम रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास एल्गी, हम टॉपिक वाइज ले रहे हैं इस सीरीज में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास एल्गी से है बच्चों। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये 2024 में इसी लास्ट ईयर ही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने थे इन द मेंबर ऑफ फियोफाइसी। अब यहाँ पर ध्यान रखना, एल्गी में हमें ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी तो ध्यान रहता है, बट कई बार रेड फॉर रोडो ये तो सबको पता रहता है, बट आप लोग ग्रीन एंड ब्राउन में कभी कभी मिक्स कर देते हैं, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी एंड ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी कहते हैं। बहुत आसान है याद रखना, क्लोरो ग्रीन कलर के लिए आता है। ठीक है, तो फियोफाइसी मतलब वहीं पर, क्योंकि अभी तो ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं ना आप, तो वहीं पर आप एक बार लिख लो ब्राउन एल्गी, क्योंकि आपको ब्राउन एल्गी से चीज़ें ज़्यादा याद आती है। अगर फियोफाइसी के अकॉर्डिंग आप सोचोगे ना तो एकदम से क्लिक नहीं करेगा कि हम ब्राउन एल्गी की बात कर रहे हैं कि ग्रीन एल्गी की। ठीक है, मैं आपको हमेशा से ये कह रही हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, जो कीवर्ड्स आपके दिमाग में सेट हैं, टेक्निकल वर्ड्स तो हमें आने ही चाहिए, बट जो जनरलाइज वर्ड्स होते हैं ना जिसके थ्रू हम टॉपिक को समझते हैं, वो वर्ड आपके दिमाग में चलना चाहिए जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ कोई इंग्लिश का एग्जाम नहीं हो रहा है आपका कि नहीं नहीं यार हमें तो इंग्लिश में पढ़ के इंग्लिश में ही सोचना है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें उस क्वेश्चन के साथ डील करें। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, मतलब स्टेटमेंट क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाय बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। तो ये तो हमने पढ़ा है कि ज़ूस्पोर्स एल्गी में होते हैं, है ना। और अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करें, आपको ध्यान है क्या बच्चों, मैंने आपको टेबल बना के डिफरेंस बनवाया था, लिखवाया था, वैसे आपकी एनसीईआरटी में भी जो एल्गी की टेबल दे रखी है। अच्छा चलो एक चीज़ और, यहाँ पे एक मिनट रुको, उस टेबल पे आने से पहले, वैसे तो यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली एल्गी से लिए हैं मैंने, बट बहुत कभी कभार जो स्टार्टिंग में प्लांट किंगडम में आपको ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिया है ना, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, तो यहाँ पीवाईक्यूज में मैंने नहीं लिए। ठीक है, पीवाईक्यूज में नहीं थे, बट क्या पता आ जाए। ओके, पुराने पीवाईक्यूज में थे वो ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको क्या रिवीजन करना है, ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप मेन चीज़ें एक बार देख लो, पॉइंट्स देख लो, फिर मैं एल्गी को कंटिन्यू करती हूँ कि
जब प्लांट्स को क्लासिफाई करना शुरू किया तो सबसे पहले ना लिनियस, जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी थे, है ना, लिनियस, उन्हीं ने, जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था, जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था, उन्हीं ने प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए बहुत ही सिंपल टाइप के कैरेक्टर्स चूज किए, ठीक है। उन्होंने क्या क्या लिया देखना, दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड कुछ उन्होंने एंड्रोशियम के कैरेक्टर्स भी लिए थे। हालांकि एंड्रोशियम आपको पता है रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बट मेन जो उनका क्लासिफिकेशन था वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर बेस्ड था, और दैट्स वाई इस सिस्टम को आर्टिफिशियल नाम दिया गया। आर्टिफिशियल मतलब कि यार वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो चेंज होते रहते हैं, तो हम उनके बेसिस पर अगर क्लासीफाई करेंगे तो वो एक वैलिड क्लासिफिकेशन नहीं होगा, इसलिए उसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोल दिया, ठीक है। इसमें कुछ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे हैबिट ऑफ द प्लांट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव, जो बहुत ही ज्यादा वेरिएबल है, उन्हें यूज किया गया था, ठीक। तो ये अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लें कि इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में यूज हुआ था, या ये कैरेक्टर्स आपको दे दें और पूछ लें कि इन कैरेक्टर्स पर बेस्ड क्लासिफिकेशन बताओ कौन सा था, तो आपको ध्यान रखना है जहां भी मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, जो कि लिनियस ने दिया था और भी कई साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। बट क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं था तो बाद में फिर बेंथम एंड हुकर का एक क्लासिफिकेशन आया। बच्चों यहाँ नाम दे रखा है, सो आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि क्योंकि 2025 में अब प्री कोविड पैटर्न हट गया है, चॉइसेस भी नहीं होंगी और क्या पता पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा हो, तो इसलिए मैं आपको कहूँगी एनसीईआरटी की हर एक लाइन करके जाएं। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो, अचानक से ऐसा नहीं होगा कि तुमसे आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें पूछ लें। एनटीए ही पेपर बना रहा है, एनसीईआरटी से ही पूछेगा, बट सिर्फ ओनली पीवाईक्यूज पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे कि पीवाईक्यू में ये आया है तो अगले साल भी ये आएगा। एनसीईआरटी का हर पॉइंट आपको रिवाइज करके जाना है, ठीक है। सो बेंथम एंड हुकर ने एक नए तरह का क्लासिफिकेशन दिया जिसमें उन्होंने एक्सटर्नल फीचर्स तो लिए ही प्लस इंटरनल फीचर्स भी लिए। एक्सटर्नल तो जरूरी है ना, तभी तो हम देखकर पता लगाएंगे, पर साथ में इंटरनल फीचर्स भी लिए, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, है ना। फाइटोकेमिस्ट्री मतलब प्लांट में प्रेजेंट केमिकल्स, ओके। और इस क्लासिफिकेशन को नाम दिया गया आर्टिफिशियल का जस्ट ऑपोजिट, दैट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये प्लांट की नेचुरल एफिनिटीज पर बेस्ड था, ठीक है। सिंपल सी बात है, आ जाएगा तो आप कर देंगे। एंड अब रिसेंटली हम जो क्लासिफिकेशंस यूज करते हैं बच्चों, वो सारे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होते हैं। मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी आपको बताया था, फाइलोजेनेटिक वर्ड का मतलब होता है इवोल्यूशन, यानी ये जो क्लासिफिकेशन है ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी बताते हैं। आप प्लांट्स में बोलते हो ना 5 हैं, डिवीजन है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, हर अगला वाला पहले वाले से ज़्यादा इवॉल्व है। तो जितने भी क्लासिफिकेशन आप आज के टाइम में स्टडी करते हैं, चाहे वो 5 किंगडम हो, चाहे वो प्लांट किंगडम का हो, एनिमेलिया किंगडम का हो, दे ऑल वर बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसमें किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बट ध्यान रखना जो मोस्ट रीसेंट क्लासिफिकेशंस हैं वो फाइलोजेनेटिक हैं, ठीक है। एंड लास्टली यहाँ पर आपको टेक्सोनॉमी की कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस के नाम दे रखे हैं कि कई बार हम टेक्सोनॉमी में कुछ एडिशनल चीज़ें भी यूज़ करते हैं, जैसे एक न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होती है जिसमें कुछ कोड्स दे दिए जाते हैं कैरेक्टर्स को, नंबर्स एंड कोड्स, और फिर कंप्यूटर पर बेस्ड असाइन वगैरह करके उसके बेसिस पर देखा जाता है कि कौन किससे कितनी सिमिलैरिटी रखता है। ऐसे ही एक होता है साइटो टेक्सोनॉमी, जैसे आपसे पूछ लेंगे ऑप्शंस में कि साइटो टेक्सोनॉमी किस पर बेस्ड है, तो साइटो मतलब सेल, जो सेल के कैरेक्टर्स पर बेस्ड है ना। सेल के कैरेक्टर्स क्या होंगे, क्रोमोसोम का नंबर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है, और भी बहुत सारे होते होंगे, यहाँ बहुत शॉर्ट में दिया है। और एक तुमसे पूछ लेंगे कीमोटेक्सोनॉमी, जो कि नाम से ही पता चल रहा है केमिकल्स पर बेस्ड है, यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स, है ना। वैसे तो प्लांट्स में काफ़ी सारे केमिकल सेम होते हैं, बट कई बार जैसे हम बोलते हैं ना ब्राउन एल्गी में एल्जिन है, रेड एल्गी में कैरागीन है, तो इस तरह के स्पेशल केमिकल्स पर बेस्ड जो टेक्सोनॉमी है वो हो जाएगी कीमोटेक्सोनॉमी। दैट्स इट, खत्म करो, ठीक है, हो गया इसका क्विक शॉर्ट। चलो अब हम एल्गी पर आते हैं। तो एल्गी की अगर हम बात करें बच्चों, तो मैं आपको कह रही हूँ एल्गी में ये टेबल आपको समझ के रिवाइज करके जानी है, ऊपर ऊपर से रटने से काम नहीं चलेगा। आपने समझा हुआ है पहले मेरे साथ, हमने क्वेश्चन भी किए हुए हैं, अब हम PYQs कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी है, इन दोनों में तो फ्लैजिला होता है, बट रोडोफाइसी में हमेशा ध्यान रखो फ्लैजिला इनकी किसी भी स्टेज में नहीं होता, चाहे इनके स्पोर बने, चाहे इनके गैमीट्स बने, कुछ भी ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इनमें फ्लैजिला एब्सेंट रहता है। स्पोर और गैमीट में फ़र्क समझते हो ना, स्पोर तो बनेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान और गैमीट्स बनेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, जो फ्यूज़ करके जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में तो स्पोर में भी फ्लैजिला होगा, गैमीट में भी फ्लैजिला होगा, बट इसमें कहीं भी फ्लैजिला नहीं होगा, ठीक है।
उसमें भी मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम बनवा रखा है कि ग्रीन एल्गी में चाहे वो स्पोर हो चाहे गैमीट, चाहे वो उसका स्पोर हो चाहे वो उसका गैमीट हो, आप हमेशा ध्यान रखो कि ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं, अपाइकल होते हैं, यानी एपेक्स पर सिचुएटेड होते हैं और इक्वल होते हैं साइज में। तो मैं 2 से 8 के बीच में कितने भी फ्लैजिला बना सकती हूँ, पर सारे मुझे इक्वल बनाने हैं और एपेक्स पर बनाने हैं। जबकि ब्राउन एल्गी यानी फियोफाइसी में क्या होता है कि जो फ्लैजिला है वो सिर्फ 2 होते हैं, एक यहाँ बनाना है एक यहाँ बनाना है, दोनों में से एक लंबा एक छोटा बनाया, यानी अनइक्वल, एपेक्स पे नहीं बनाया बल्कि लैटरली बनाया है। तो बहुत सिंपल है, याद रखना। तो बट ऑब्वियस अभी तुमसे स्टेटमेंट में बोला कि भाई फियोफाइसी में आपको बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर मिलेंगे, है ना, तो बाइफ्लैजिलेटेड हो गए, समझ में आ गया। और यहाँ पर जब भी स्पोर या गैमीट बनेंगे देयर विल बी नो फ्लैजिला। सिंपल ही, अगर किसी ने नहीं बना रखा है तो अब जरूर बना लेना। आगे बढ़े तो देखते हैं, ये स्टेटमेंट सही हो गया हमारा, ठीक है भाई। आगे कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली। चलो चेक करते हैं एनसीईआरटी में। अगर हम फियोफाइसी में जाएं तो फियोफाइसी में आप फियोफाइसी क्या, आप ग्रीन एल्गी में भी देख लो, ग्रीन एल्गी में भी लिखा था आइसोगैमी एंड आइसोगैमी ऊगैमी तीनों हो सकते हैं, यहाँ भी लिखा है आइसोगैमी एंड आइसोगैमी ऊगैमी तीनों हो सकते हैं। रेड एल्गी में अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो रेड एल्गी में लिखा है कि इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओनली oogamous एंड समवॉट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी आपने कितना ध्यान से पढ़ी है ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ओके। बट जिसको नहीं क्लिक कर रहा है कि ब्राउन एल्गी में हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, लॉजिकली नहीं समझा है, वो नहीं कर पाएंगे, अटक जाओगे आप इस क्वेश्चन में, ओके। स्टोर्ड फूड की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं प्लांट्स, तो यू नो, या जनरली स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, और उसमें भी कुछ स्पेशल नाम हमने लर्न किए थे। ग्रीन एल्गी में सिंपली स्टार्च, ब्राउन एल्गी में मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन, दोनों कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, और रेड एल्गी में स्टार्च का एक स्पेशल फॉर्म दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च के लिए एक लाइन यहाँ थ्योरी में लिखी है बच्चों, हो सकता है आपसे पूछ ले कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च है उसका स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोबैक्टिन, जो कि स्टार्च का ही एक पार्ट है, एंड ग्लाइकोजन इन द स्ट्रक्चर। तो हो सकता है बाई चांस स्टेटमेंट टाइप में ये आपसे पूछ ले, क्लियर। तो ये क्या कह रहा है कि भाई ब्राउन एल्गी की बात कर रहा है, मैनिटॉल और लैमिनेरिन, तो भाई ठीक है ये भी। द मेजर पिगमेंट फाउंड्स आर क्लोरोफिल ए, सी एंड कैरोटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल तो आपको पता है ब्राउन एल्गी में होंगे ही होंगे। अब ये कैसे याद कर रखा है तुमने, ABCD, इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था कि A तो तीनों में कर दो और उसके बाद BCD कर दो, बट सीक्वेंस याद होनी चाहिए। अगर तुमने ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहले रेड है, उनसे इवॉल्व ब्राउन, सबसे ज़्यादा इवॉल्व रेड एल्गी, ठीक है। तो BCD, यस, फियोफाइसी में आपको C दिख रहा है तो ये भी सही हो गया, है ना। यहाँ पर कई बार तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम यहाँ तो फ्यूकोजैंथिन लिखा है जबकि यहाँ पर तो कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल लिखा है। तो ये बात आप सबको पता होनी चाहिए, थ्योरी में लिखी भी है एनसीईआरटी में कि ये सब जो पिगमेंट्स हैं बच्चों, यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि जो ब्राउन एल्गी है दे पजेस कैरोटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल, इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट दैट इज फ्यूकोजैंथिन। यानी ये सब कोई अलग अलग मतलब कोई अलग अलग कलर के पिगमेंट्स नहीं है, ये सारे पिगमेंट्स मिलकर ही ब्राउन एल्गी को ब्राउन कलर देते हैं। कैरोटिनॉइड वैसे तुम पढ़ते हो कैरेट्स में होता है तो तुम्हें लगे यार ये तो रेड कलर है, वो बात सही है, लेकिन कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल का ही एक टाइप है फ्यूकोजैंथिन, ये सब है ब्राउन एल्गी में, ठीक है। ये बात आपने पढ़ रखी है, जब मैंने पढ़ाया था अच्छे से समझ रखी है तो तुरंत क्लिक कर जाएगी। नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है नया नया है मैम हमारे लिए, हमने तो कभी इस तरह से पढ़ा ही नहीं, तो अगर टाइम है तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज देख लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, जितना मैं बता रही हूँ उन पॉइंट्स को थोड़ा दिमाग में अपना भरते चलो, ठीक है, क्लियर है। सो ये सही है ना बात, तो ये बिल्कुल सही है। आप चाहो तो इन दोनों पिगमेंट्स के नाम आपकी जहाँ पे टेबल बनी हुई है उसमें भी लिख दो। वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेल्यूलोजिक वॉल, सेल्यूलोज की सेल वॉल तो सभी में होती है, यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। अब इसमें हो सकता है किसी बच्चों को लगे यार ये वेजिटेटिव सेल्स क्या होती हैं, तो भाई तुम्हें सिर्फ उलझाने के लिए लिखा है। वेजिटेटिव सेल्स का मतलब बॉडी की सेल्स, तो बॉडी की सेल्स में सेल वॉल तो होगी, एंड यू नो ब्राउन एल्गी में सेल वॉल में क्या होता है, सेल वॉल में सेल्यूलोज तो सभी में होता है, प्लस बाहर की तरफ एल्जिन की कोटिंग होती है, और एल्जिन एक जिलेटिनस सब्सटेंस है, बता रखा है मैंने, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ब्राउन एल्गी का कमर्शियल प्रोडक्ट है एल्जिन। और एल्जिन को कहाँ यूज़ करते हैं, एज अ हाइड्रोकोलॉइड। मैंने बताया था कि बर्न्स वगैरह में जो जल जाता है उसमें जो जेल लगाते हैं उन ट्यूब्स में भी एल्जिन होता है, और भी कई जगह एल्जिन को यूज़ किया जाता है। एल्जिन और अगार को मिक्स मत कर देना, एल्जिन अलग है, अगार अलग है, अगार मिलेगा रेड एल्गी से,
ठीक है। एल्जिन आपको कहाँ से मिलेगा? एल्जिन तो इसकी सेल वॉल से मिलेगा। रेड एल्गी से आपको सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स एंड यहाँ कैरागीन भी लिख दो। रेड एल्गी की सेल वॉल में कैरागीन भी होता है। अगेन कैरागीन भी एक हाइड्रोकोलॉइड है और कैरागीन और एल्जिन के अलावा एक और हाइड्रोकोलॉइड है दैट इज अगार अगार, जो हमें रेड एल्गी से मिलता है। वो रेड एल्गी का एक प्रोडक्ट है एंड यू नो अगार अगार आइसक्रीम्स वगैरह में या बैक्टीरियल कल्चर में यूज होता है। एकदम साथ साथ में रिवाइज कर रहे हैं हम चीज़ों को, ठीक है, कोरिलेट करना आना चाहिए, तो ये भी ठीक है। तो हमें सारे स्टेटमेंट सही मिले, एक गलत है। हमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, एक बार दोबारा से आपको देख लेना है। सो करेक्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा A, C, D एंड E, A, C, D एंड E यानी ऑप्शन 3। अब यहाँ तो मैंने तुम्हें एक एक चीज़ समझाई है, इसलिए इतना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। नीट में ऐसा नहीं होना चाहिए। और नीट में ऐसा कब नहीं होगा? तुम फटाफट कब कर पाओगे क्वेश्चन? जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट पे होल्ड होगा और तुमने अच्छी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है। 2 हथियार अपने ना एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो नेक्स्ट 3 मंथ्स में। अब तो 3 भी नहीं बचा, अब तो 2.5 महीना बचा है कि तुम्हारे पास अपने कॉन्सेप्ट्स पर होल्ड होनी चाहिए, प्लस तुम्हारी बहुत अच्छी सी विग्रस क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए हर टॉपिक की, तब जाके तुम नीट का पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है भाई हमसे? विच इज इनकरेक्टली मैच, इनकरेक्ट मैच बताना है। 2022 में पूछा गया था। एक्टोकार्पस, अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, जब एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आए ना बच्चों, तो तुम्हें एकदम हैबिट होनी चाहिए कि वो एग्जाम्पल कौन सी एल्गी का है तुरंत लिख लें हम। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी में पढ़ते हैं। जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा है पूरे साल, उनको मैंने एकदम यही हैबिट डलवाई हुई है। हम जब भी एल्गी का क्वेश्चन करते हैं ज़रूर लिखते हैं कि वो कौन सी एल्गी है। ग्रीन एल्गी है, पोरफायरा रेड एल्गी है एंड वॉलवॉक्स अगेन ग्रीन एल्गी है। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए। ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन होता है, अभी ये भी देखा था हमने। यूलोथ्रिक्स में कहाँ से मैनिटॉल आ गया, तो ब्राउन एल्गी में होता है। पोरफायरा रेड एल्गी है तो फ्लोरिडियम स्टार्च, वॉलवॉक्स ग्रीन है तो स्टार्च, तो हमें हमारा इनकरेक्ट मैच मिल गया। तो अननेसेसरी के लॉजिक्स लगाते रहते किसको किससे मैच करना है। सिर्फ तुम्हारी एल्गी वाले टॉपिक में एक चीज़ पे पकड़ बना लो, तीनों एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स और किस एल्गी में कौन सा एग्जाम्पल आता है, उसको बार बार रिवाइज करते रहो। अगर नीट में एल्गी के 2, 3 कितने भी क्वेश्चन आ जाएं तुम्हारे गलत नहीं होंगे। वैसे आता 1 या 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। पर प्लीज़ ऐसे नहीं करेगा कोई भी बच्चा कि यार एक ही तो क्वेश्चन आता है, छोड़ दो इस टॉपिक को। ऐसे तो हर टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आता है बच्चों, इतने टॉपिक से सबसे मिला के तो 90 क्वेश्चन बनते हैं। तुम हर टॉपिक को ये सोच के इग्नोर मारते रहोगे कि इससे 1-2 ही तो क्वेश्चन आते हैं, छोड़ो। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा तुम्हें कि इससे पूरे 5-6 क्वेश्चन इस अकेले टॉपिक से आ गए। एक एक करके ही बोलते हैं ना कि एक एक करके ही क्या एक एक ईंट जोड़ के ही दीवार बनती है, घर बनता है, वो वाली कहानी है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोकोलॉइड है कैरागीन, अभी देखा हमने। एल्जिन भी हाइड्रोकोलॉइड है, कैरागीन भी हाइड्रोकोलॉइड है। हाइड्रोकोलॉइड वो होते हैं जो वाटर को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फूल जाते हैं, मतलब जो उनके जो भी नीचे चीज़ है उसमें नहीं जान देते, इसलिए बर्न वगैरह में जेल में इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि बर्न जो स्किन होती है वहाँ पर पानी नहीं पहुँचना चाहिए ना, इन्फेक्शन हो जाएगा इसलिए, ठीक है। सो हाइड्रोकोलॉइड कैरागीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे मिलेगा कैरागीन? जिसको याद है रेड एल्गी तुरंत आंसर कर देगा रोडोफाइसी ओनली। बस तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी लिख दिया, बट प्लीज स्टिक टू योर कॉन्सेप्ट। हमने रोडोफाइसी रेड एल्गी में पढ़ा है तो रेड एल्गी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच एल्गी प्रोड्यूस कैरागीन? लो 2021 में देखो बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन आया था, वहाँ रोडोफाइसी दिया था, यहाँ रेड एल्गी दे दिया है ना। इस तरह से क्वेश्चंस रिपीट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। विच एल्गी कंटेन्स मैनिटॉल एज रिजर्व फूड? आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली इन्हीं तरह के टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैनिटॉल ब्राउन एल्गी में, अब जिसको पता है अभी सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, देखो ऑप्शन भी चेंज नहीं किए ना। यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, वॉलवॉक्स यही ऑप्शन थे, बस पोरफायरा ऑप्शन चेंज करा इन्होंने, उसकी जगह ग्रासिलेरिया दे दिया। ग्रासिलेरिया अगेन रेड एल्गी है ना। रेड एल्गी को कैसे याद किया है हमने? PPGG, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम, ठीक है। चलिए देन इसमें एक चीज़ क्या बता रही थी मैं आपको, हाँ इसमें कभी कभार पॉलीट्राइकम वर्ड हमें कंफ्यूज कर देता है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, पॉलीट्राइकम एक मॉस है और पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा ये बड़े मिलते जुलते से नाम है, तो कई बार मिक्स हो जाता है, मिक्स होना नहीं चाहिए, ठीक है। पोरफायरा में भी आप लोग कई बार पोरफायरा जिसको सुशी भी कहते हैं, कौन सा पता नहीं कार्टून कैरेक्टर है वो खाता है उसको, बच्चों ने बताया था मुझे, मैं भूल गई, ठीक है। तो पोरफायरा रेड एल्गी में रखना है, वो एक पत्ते जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, आपकी बुक में फोटोग्राफ दे रखा है क्या पोरफायरा का? पत्ते जैसा स्ट्रक्चर, एल्गी के सारे पिक्चर्स आपको एकदम याद होने चाहिए। ये रहा, दिस इज पोरफायरा,
ठीक है। तो ये रेड एल्गी में आएगा पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया। और ये किसका डायग्राम है, ये भी बहुत कॉमनली पूछ लेते हैं, लेमिनेरिया, जो मतलब पालक के पत्ते जैसा दिखता है, या तुम इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो तो रहने दो। जो लंबा सा एल है दैट इज लेमिनेरिया, ये सबको पता होना चाहिए, फ्यूकस। एंड ये जिसमें दो दो की ब्रांचिंग है, दिस इज डिक्टायोटा, ठीक है। और ग्रीन एल्गी में पता है पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ पर दूसरे डायग्राम थे, बट लेटेस्ट एनसीईआरटी में ये तो वॉल्वॉक्स है ही जो फुटबॉल जैसा दिखता है। और ये कौन है, दिस इज यूलोथ्रिक्स, ठीक है। बिल्कुल यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा जैसा ही दिखता है, दोनों फिलामेंटस एल्गी हैं, बट स्पायरोगायरा अगर होता तो अंदर स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट होता, दिस इज यूलोथ्रिक्स, ठीक, डन। चलिए डायग्राम्स भी रिवाइज हो गए हमारे, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम साथ साथ में रिवीजन करते चल रहे हैं, हमें थ्योरी नहीं रटनी है कि एक पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक सब पढ़ लिया, हमको प्रैक्टिकली रिवाइज करनी है थ्योरी भी, जिससे हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें, ठीक। सो यहाँ पर आंसर मिल गया आपको, एक्टोकार्पस, हाँ ठीक। आगे बढ़ते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च, देखो आया हुआ है ना 2020 में क्वेश्चन, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू, तो अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो तुरंत आंसर मिल जाएगा, माइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गी, इनमें से आपको ये 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी यूनिसेल्युलर एल्गी है। अब इसमें आप क्या करेंगे, वैसे तो आप पढ़ते हैं क्लेमाइडोमोनास है ना, क्लोरेला, इन दोनों को पहले हमने पढ़ा था ना इससे पहले वाले चैप्टर में कि वैसे ये दोनों ग्रीन एल्गी हैं, बट वीटेकर ने कहा कि भाई ये यूनिसेलुलर हैं तो उनको प्रोटिस्टा में रख दो, बट अगेन पूरे प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स में कहीं भी उन दोनों का नाम नहीं है। तो मैंने आपको कहा था आप देख लेना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा है। अगर आपसे पूछा है इनमें से कौन सी सिंगल सेल्ड एल्गी है और उसमें एक ऑप्शन में क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला दे रखा है, तो आप उस समय के लिए इन दोनों को ग्रीन एल्गी मानेंगे। पर अगर पूछा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को कहाँ प्लेस करें, तो फिर आपको उन्हें प्रोटिस्टा किंगडम में प्लेस करना पड़ेगा। दोनों तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे यूनिसेलुलर एल्गी का पेयर पूछा है तो क्लोरेला तो मुझे मिल गया, ठीक है, एंड स्पाइरुलिना। बाकी तो देखो कोई ऑप्शन है ही नहीं है, तो ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है, वॉल्वॉक्स तो होती ही नहीं है यूनिसेलुलर, एनाबीना तो बीजी है, हमने पढ़ रखा है, ये ग्रीन एल्गी तो है ही नहीं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर है ना एक प्रॉब्लम भी है बच्चों, क्या कि ये मुझे नहीं पता क्यों ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ क्वेश्चन में क्यों आया, बट एक्चुअली ना स्पाइरुलिना भी एक बीजीए है। स्पाइरुलिना इज नॉट ग्रीन एल्गी, ये दिखता ग्रीन एल्गी की तरह है, इसका पाउडर वगैरह ऑर्गेनिक टैबलेट्स में यूज़ होता है तो बिल्कुल ग्रीन एल्गी की तरह दिखता है, बट एक्चुअली में ये ग्रीन एल्गी नहीं है, बल्कि ये एक साइनोबैक्टीरिया यानी बीजीए है, ठीक है। बट हमारे पास यही बेस्ट ऑप्शन है, सो हमें 4th चूज़ करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है। चलिए, तो इस तरह के कभी कभी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, अब वो थोड़े से अनफॉर्चुनेट होते हैं, हम किस बच्चे का कैसे दिमाग चल जाए, एग्जामिनर क्या सोच रहा है, इन पर बहुत डिपेंड करता है। आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको टिक ज़रूर करके आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को आता नहीं है तब तो छोड़ दो, बट अगर आता है पर आप सोच रहे हो कि यार ऐसा क्यों है, तो आप उस ऑप्शन को टिक कर दो, क्योंकि आपको पता है एनटीए बहुत बार ऐसा कर चुका है कि कभी थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको वो कंसीडर ही नहीं करता और वो उस ऑप्शन को सही मान लेता है, फिर उन्हीं बच्चों को आंसर मिलेगा जो वो ऑप्शन टिक करके आए हैं, ठीक है। बाकियों को बोनस नहीं मिलता है ऐसे केसेस में, बोनस तब मिलता है जब क्वेश्चन गलत है, तो फिर सबको बोनस मिलता है जिसने अटेंड किया हो चाहे जिसने अटेंड नहीं किया हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी, अभी अभी देखा था हमने कॉलोनियल एल्गी, तो बहुत सिंपल है, वॉल्वॉक्स कॉलोनी बनाकर रहती है, 2017 में पूछा गया है, चारों ग्रीन एल्गी है। जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एल्गी में आदत बनाओ देखने की, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लोरेला, यस दे ऑल आर ग्रीन एल्गी, दिमाग में चलते रहना चाहिए आपके। नेक्स्ट 2016 का क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है हमको। एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। हो सकता है किसी बच्चे को लगे यार ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, अरे भाई एल्गी प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन तो इंक्रीज करेगा ही। एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैरागीन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। जल्दीबाजी में यहीं पर सिली मिस्टेक होती है कि हाँ हमने ऐसा पढ़ा था, बट एल्जिन ब्राउन से, कैरागीन रेड से मिलती है, ठीक है ना। कार रेड एल्गी चलाती है, कार रेड, CAR कार, R फॉर रेड, तो कैरागीन रेड से मिलेगा, एल्जिन ब्राउन से मिलेगा, डू रिमेंबर दिस, ठीक है। अगार अगार किससे मिलेगा भाई, अगेन रेड एल्गी से मिलेगा, बट एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि जीजी से मिलता है अगार अगार। अगार अगार का नाम भी ऐसा है, जीजी याद कर लो। जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया ग्रीन, वो जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया रेड एल्गी है, डू रिमेंबर, तो ये सही है। लैमिनेरिया एंड सार्गेसम, फटाफट बताओ दोनों ब्राउन है क्या, अभी डायग्राम देखा था लंबा सा, लैमिनेरिया, सार्गेसम का डायग्राम नहीं है, बट डू रिमेंबर ये ब्राउन एल्गी है।
अगेन दिस नेम इज वेरी वेरी सिमिलर टू स्फेग्नम, दिस नेम इज वेरी वेरी सिमिलर टू स्फेग्नम। स्फेग्नम कहाँ पढ़ते हैं, देखो ब्रायोफाइट्स में जाकर मॉसेस में स्फेग्नम का डायग्राम है, ठीक है। पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम, और एक मिनट रुकना ज़रा, मैंने भी, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इसको फ्यूनेरिया बोल दिया था क्या, ये फ्यूकस है बच्चों, ठीक है। फ्यूकस और फ्यूनेरिया भी बहुत मिलता जुलता सा है, आई डोंट नो जो भी बोला था, बट प्लीज़ ध्यान रखना। फ्यूनेरिया मॉस है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम, तीनों को रट लो, ये तीनों मॉस हैं, ठीक है। और ये तीनों ही नाम बहुत ज़्यादा मैच करते हैं कुछ एल्गी से। फ्यूनेरिया मैच कर रहा है फ्यूकस से, स्फेग्नम मैच कर रहा है सार्गैसम से, और पॉलीट्राइकम मैच कर रहा है पॉलीसाइफोनिया से। तो कहीं भी जो आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हो, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ 3 नाम ऊपर 3 नाम नीचे लिख लो, ये जो मैंने बताए हैं, और सब में मेंशन कर दो, तीनों ऊपर वाले तो मॉस हैं और नीचे वाले तीनों कौन सी ब्राउन एल्गी है, कौन सी रेड एल्गी है। पॉलीसाइफोनिया रेड है, ठीक है। ये सब मैं करवा चुकी हूँ। जो बच्चे पहले से मुझसे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस सब पढ़ रहे हैं, इवन शॉर्ट्स भी बना बना के मैं डालती रहती हूँ, उनमें ये चीज़ें आपको बताती रहती हूँ, ठीक है। क्लियर। तो दोनों फूड की तरह यूज़ होते हैं क्या बच्चों, दे रखा है क्या, बहुत सारी ब्राउन एल्गी हमारे लिए एडिबल है। ये एल्गी की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पढ़ जाना प्लीज़, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आते हैं, रिपीट होते हैं। ये पूरा एल्गी का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस का पैराग्राफ है ना, हमने एकदम अच्छे से याद किया हुआ है, रटा हुआ है समझ के। लेकिन हम कुछ भी डायरेक्ट नहीं रटते हैं, हमेशा पहले समझते हैं, फिर जो चीज़ें मल्टीपल टाइम पूछी जाती है उनको मैं कहती हूँ अब तुम इसे याद कर लो, ठीक है। तो ये देखो, इसको पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गैसम, इसको मैंने पल्स से याद करवाया था तुमको, है ना। पल्स डालो, PULS, जो भी जैसे भी तुम याद रख सको। तो पल्स में PLS आता है, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गैसम, तीनों मरीन एल्गी हैं और तीनों को फूड की तरह यूज़ किया जाता है। बट इनमें से पोरफायरा रेड एल्गी है, लेमिनेरिया एंड सार्गैसम ब्राउन एल्गी है। ये बार बार तुम्हें अपने आप को रिवाइज करवाना है, तो ही चीज़ें तुम्हारे पकड़ में आएंगी, ठीक है। डन। So laminaria and sargassum are used as food, ठीक है। क्लोरेला का नाम है यहाँ पे, अच्छा ठीक है, चलो हटाओ, कुछ नहीं, ठीक है। देन ऑप्शन 2 हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट मिल गया तुम्हें तुम्हारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। हाँ, यही मैं देख रही थी, मुझे ऐसा याद आ रहा है, मतलब आई एम नॉट श्योर, एक बार चेक करना, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि पुरानी एनसीईआरटी में ना यहाँ पे लिख रहा था क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन। अब ये इस चैप्टर में था, या फिर एक चैप्टर और आता है आपका जो अब हट गया है, कोर्सेज स्ट्रैटेजीज, वहाँ पे SCP के ऊपर एक पैराग्राफ था सिंगल सेल प्रोटीन के ऊपर, तो वहाँ पर क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना का नाम साथ में लिखा हुआ था, ठीक है। इसलिए ये क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना इतने पेयर में चलते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना दोनों आर रिच इन प्रोटीन, तो दोनों को स्पेस फूड की तरह यूज़ किया जाता है, स्पेस फूड में एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन हमें ध्यान, और दोनों सिंगल सेल्ड भी हैं, इसलिए तो SCP है, सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। बट क्लोरेला ग्रीन एल्गी है, स्पाइरुलिना BGA है, ठीक है। यू नो द डिफरेंस, ग्रीन एल्गी प्लांट किंगडम यूकैरियोट, BGA साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट मोनेरा किंगडम, ओके डन। चलिए, तो ये कह रहा है भाई कि कौन सा रॉन्ग है हमें बताना है, कौन सा रॉन्ग है हमें बताना है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड, यस। मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी में, यस। एल्जिन एंड कैरागीन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी, यस। अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, ये क्या हुआ, ओ है ना, कर दी ना जल्दीबाजी में गड़बड़। मैनिटॉल इज स्टोर्ड इन रोडोफाइसी, रेड एल्गी में स्टोर होता है मैनिटॉल, गलत। ब्राउन एल्गी का है ना ये तो स्टोर्ड फूड, देखो ऐसे हो जाता है, जल्दी में थोड़ा सा भी अगर हमने जल्दबाजी कर दी या हल्का सा भी फोकस इधर उधर भटका ना हमारा, वहीं से मिस्टेक हो बैठती है। अभी मैंने 3 बार बोला कि मैनिटॉल ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड फूड है, बट यहाँ पे रोडोफाइसी जल्दीबाजी में नहीं देखा, मैच नहीं हुआ, और वो तो मुझे दिख गया कि यार ये तो सारे ऑप्शन सही हैं, तो क्या होगा, है ना। ये एक फ़ायदा होता है कभी कभी सारे ऑप्शंस पढ़ लेने का। तुम लोग कहते हैं ना मैम हमें हमारा सही आंसर तो मिल गया, अब हम आगे बढ़ जाएं, बट कई बार क्या होता है हम जिस आंसर को सही समझ रहे होते हैं वो सही होता ही नहीं है, और ये बात हमें आगे के ऑप्शंस पढ़ने के बाद पता चलती है। इसलिए मेक इट अ हैबिट, अगर पॉसिबल है, अगर तुम्हारा स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों पर अच्छा कमांड है, तो तुम सारे ऑप्शंस पढ़ा करो, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, विच इज रॉन्ग मिल गया हमें हमारा आंसर। नेक्स्ट आता है भाई मेल गैमीट्स इनमें से किसमें फ्लैजिलेटेड होंगे। अब देखते हैं जरा क्या ऑप्शंस है। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, स्पायरोगायरा ग्रीन एल्गी है, एंड एनाबीना BGA। तो ये तो तुम्हें पता है कि BGA तो बैक्टीरिया हो गए, और पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, उसमें फ्लैजिला होता नहीं, तो तुमने हटा दिया। अब तुम कहोगे मैम ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी
इनमें तो दोनों में फ्लैजिला होता है। तो अगेन यहाँ पर फिर से तुमने अगर एनसीईआरटी में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई थी ये चीज़ कि जो तुम्हारे शुरू में एल्गी का जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिन पे कई बार क्वेश्चंस आए हैं, और उन एग्जाम्पल्स में ये बताया है कि कौन सी एल्गी में गैमीट्स फ्लैजिलेटेड हैं या नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, और अगर फ्लैजिलेटेड हैं तो आइसो हैं या एनाइसो हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स याद किए थे, चार्ट भी बनाया था आइसोगैमी और एनाइसोगैमी का। आइसोगैमी में भी कौन फ्लैजिलेटेड है और कौन नॉन फ्लैजिलेटेड है, दोनों के पास ही फ्लैजिला नहीं है। तो इसमें आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, फ्लैजिलेटेड में यूलोथ्रिक्स, एंड देखो नॉन फ्लैजिलेटेड में स्पायरोगायरा का एग्जाम्पल है बच्चों, ये कई बार आया है क्वेश्चन, स्पायरोगायरा, ठीक है, स्पायरोगायरा। तो नॉन फ्लैजिलेटेड में स्पायरोगायरा मिल गया ना हमको, तो चाहे से स्पायरोगायरा क्या है, एक ग्रीन एल्गी है, बट ये नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमीट्स बनाती है, दोनों गैमीट इक्वल इन साइज बट दोनों पे ही फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है। इसमें एक ऐड भी तो हुआ था एग्जाम्पल, यूडोरेना, कहाँ गया यूरोडेना, ये रहा यूडोरेना। यूडोरेना क्या है, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट डिसिमिलर इन साइज। एनाइसोगैमी का एग्जाम्पल पहले पुरानी एनसीईआरटी में कुछ और था बट उसे चेंज कर दिया, दैट इज यूडोरेना, ठीक है। ये किसी ने ध्यान नहीं दिया हो तो प्लीज अब ध्यान देना। एंड आइसो एनाइसो के अलावा एक ऊगैमी भी होता है, ऊगैमी के एग्जाम्पल भी आपसे पूछ सकते हैं, वीएफ, दैट इज वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, ओके। ये चीज़ें सिर्फ समझने की नहीं है, यहाँ तुम्हें मल्टीपल रिवीजन रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा तो ही तुम्हें याद आएगा, वरना तुम भूल जाओगे एग्जाम में, ओके। सो मेल गैमीट्स आर फ्लैजिलेटेड इन, इसको नहीं चूज कर सकते ना हम, तो हमारे पास बचा ब्राउन एल्गी। कभी कभार इतनी इनडायरेक्ट सी नॉलेज हमारे काम आती है। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले आप देखो, जब भी जो भी चैप्टर हम अभी तक करें हैं 2014 और 15 जिसमें AIPMT के नाम से हुआ था, तब थोड़े से क्वेश्चंस आपको अच्छे मिलेंगे। तो हो सकता है इस तरह के अच्छे क्वेश्चन हों भी इस बार, नहीं हो, वी कांट से एनीथिंग, जब तक एक बार NTA प्री कोविड पैटर्न वाला पेपर दोबारा से नहीं ले लेता, ठीक है। चलो, विच इज़ रॉन्ग अबाउट कैरा ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम सारे एक्सपेरिमेंट हमारे साथ ही होने थे, एक साल और रुक जाते। तो हर साल जिस साल भी चेंजेस करते हैं बच्चों, उस साल एग्जाम देने वाला बच्चा यही सोचता है, बट जब भी चेंजेस होंगे किसी ना किसी एक बैच को तो वो उसका सामना करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो जस्ट बी रेडी, अपनी नॉलेज पर अपना पूरा फेथ रखो कि नहीं यार हमने जो पढ़ा है, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, हमें पूरा यकीन है उस पर। अब कोई किसी भी तरह से पूछ ले हम कर देंगे। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि वो फिर एक गलत हो जाता है, और बट ऑब्वियस खुद ही उन्होंने सिलेबस बता दिया आपको, तो वो क्यों जाएंगे आउट ऑफ सिलेबस, क्लियर। विच इज रॉन्ग अबाउट कैरा, ओके। तो कैरा क्या है बच्चों, कैरा एक ग्रीन एल्गी है, यू नो। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी तुम्हें ये आउट ऑफ कोर्स लगेगा बट उस समय ये कोर्स में से ही था, क्योंकि आपको पता है अभी आपके 12th एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मिक्स है। इस चैप्टर में तो आप कैरा पढ़ते ही हैं, और 12th में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब था, अब हट गया है कोर्स से, उस चैप्टर में कैरा एल्गी का एक डायग्राम दिया हुआ था, ठीक है। तो कैरा एक्चुअली क्या है, ग्रीन एल्गी है, तो आपको पता ही है। इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि कैरा में जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक ही प्लांट पर हैं। मतलब हम जो 12th में चैप्टर पढ़ते थे वहाँ पर कैरा को हम बाइसेक्सुअल एल्गी के एग्जाम्पल में पढ़ते थे। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, बाइसेक्सुअल का मतलब यू नो ना, मोनोशियस। कोई ये तो नहीं सोचता बाइसेक्सुअल का मतलब डायोशियस। बाइसेक्सुअल का हमसे याद कर लो, हम कौन है, यूनिसेक्सुअल है, मेल अलग है फीमेल अलग है, और क्योंकि मेल एंड फीमेल अलग अलग है तो हम डायोशियस भी हैं। हमारी 2 फॉर्म्स हैं, मेल एंड फीमेल। तो जो यूनिसेक्सुअल होते हैं वो डायोशियस होते हैं, और जो बाइसेक्सुअल होते हैं वो मोनोशियस होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब एक ही पर दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं और एक ही फॉर्म है उनकी, दैट्स वाई मोनोशियस। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ रखा है हमने। तो इस नॉलेज के बाद तुम इस क्वेश्चन को कर पाओगे कि एल्गी कैरा में, क्योंकि ये एक बाइसेक्सुअल मोनोशियस एल्गी है, तो इसमें ऊगोनियम, यू नो ऊगोनियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड एंथीरिडियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं। और देखो एक ही जगह पर दोनों प्रेजेंट हैं, जिसमें से इस बेस पर क्वेश्चन आया था कि ऊगोनियम ऊपर की तरफ होता है, यहाँ पर फीमेल थोड़ा हावी रहती है मेल पर, ऐसे याद कराती थी मैं बच्चों को, ठीक है, हर जगह ऐसा है क्या। और एंथीरिडियम जो है मेल जो है वहाँ पर लोअर, वहाँ पर वो लोअर रहता है यहाँ पर। एंड इसकी शेप भी तुम्हें देखनी पड़ती है कि जो एंथीरिडियम है जो मेल है वो तो गोल है, गोल होने की वजह से इसको ग्लोब्यूल भी कहते हैं, जबकि फीमेल ऊगोनियम थोड़ा नुकीला सा है, अपर है। ऐसे तुम ऐसे कुछ भी ट्रिक बना लो, मतलब आप तुमसे नहीं पूछेंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाओ मत, क्योंकि तुम्हारे कोर्स से हट गया ये डायग्राम। तो इसका शेप है नुकीला, सो दिस इज न्यूक्यूल, ऐसे जस्ट मैंने बना दिया, वैसे ओवल शेप है ये, ठीक। तो बस इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन था, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। क्या था इस क्वेश्चन में, तुम्हें रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। तो
अपर ऊगोनियम एंड लोअर राउंड एंथीरिडियम, देखना जरा, ऊगोनियम ऊपर है, एंथीरिडियम राउंड है और नीचे की तरफ है, बिल्कुल ठीक है। ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, यस दोनों सेम ही प्लांट पर हैं। अपर एंथीरिडियम एंड लोअर ऊगोनियम, ये गड़बड़ हो गया, फीमेल ऊपर है मेल नीचे है, एंड ग्लोब्यूल मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम है क्या, यस जो गोल है ग्लोब्यूल दैट इज मेल। तो यहाँ पर ये भी सही है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन 3, ठीक है। तो आप लोग कोई मैं नहीं कहूँगी कि इस चीज़ को तुम कहीं नोट करो, क्योंकि अब तो आपकी एनसीईआरटी से हट गया है, अब तो कैरा का डायग्राम भी नहीं है। पहले तो पुरानी एनसीईआरटी में जो आपके 11th में डायग्राम्स है ना एल्गी के ये वाले, इसमें यहाँ पर कैरा का डायग्राम भी था, अब तो वो भी नहीं है, बस जस्ट एग्जाम्पल याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़े हम, विच शो, इसको मैं ऐसे भी याद कराती थी, चारा, जैसे गाय का चारा जनरली हरी चीज़ों खिलाते हैं हम उसको, तो चारा कैरा, कैरा ग्रीन एल्गी में आता है, ठीक। नाउ विच शो आइसोगैमी, विच शो आइसोगैमी विद, देखो एक और बार आया हुआ है ये क्वेश्चन 2014 में, विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट, गैमीट दोनों सिमिलर है लेकिन दोनों पे ही फ्लैजिला नहीं है, अभी अभी हमने पढ़ा था स्पायरोगायरा। यूलोथ्रिक्स में भी आइसोगैमी है बट यूलोथ्रिक्स में दोनों पर फ्लैजिला है, ठीक है, जबकि सारगैसम ब्राउन एल्गी है, एक्टोकार्पस भी ब्राउन एल्गी है, क्लियर। आगे बढ़ें, नेक्स्ट सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बताना है बच्चों, 2013 का क्वेश्चन है, जब से इस एग्जाम का नाम नीट हुआ था, 2012 तक AIPMT था। इन oomacetes फीमेल गैमीट इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमीट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। यहाँ पे oomacetes वर्ड इन्होंने oogamous कंडीशन के लिए यूज कर दिया है, ठीक है। तो oogamous कंडीशन के अकॉर्डिंग तुम्हें आंसर देना है, क्या हम ऐसा पढ़ते हैं कि oogammy में मेल गैमीट हमेशा छोटा और मोटाइल होता है जबकि फीमेल गैमीट बड़ा और नॉन मोटाइल होता है, जबकि यहाँ उल्टा लिखा है फीमेल गैमीट को स्मॉलर एंड मोटाइल लिख दिया, तो ये गलत हो गया। देन क्लेमाइडोमोनास, एक्चुअली इसके बेसिस पर ना ये क्लासिफिकेशन होता था बट वो क्लासिफिकेशन तुम्हें नहीं पढ़ना, तुम तो oomacetes को oogamous समझ लो। क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगैमी एंड अनाइसोगैमी एंड फ्यूकस शो oogammy, ये वही उसी जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी ना कि एनसीईआरटी में देखो ये होता है, मतलब तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बच्चों, एनसीईआरटी में इसीलिए कहते हैं बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस में अगर अटक जाओ तो टीचर से कंसल्ट कर लो, उससे पूछ लो कि यार मैम ये क्वेश्चन है ना हमारे लिए है कि नहीं है, इसकी क्या नॉलेज हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखो अब यहाँ पर भी ना तुम्हारे तो क्या किया, एनाइसोगैमी में एग्जाम्पल चेंज कर दिया यूडोरेना, बट पहले एनाइसोगैमी में भी क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल था, और यहाँ पर एक जगह किसमें, कहाँ गया क्लेमाइडोमोनास, यहीं पर, अच्छा आइसोगैमी में भी क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल था, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज आइसोगैमस होती है, कुछ अनाइसोगैमस होती हैं, तो उसके बेसिस पर ही इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगैमी एंड अनाइसोगैमी, इसको हमें सही मानना पड़ेगा, एंड फ्यूकस शो oogammy, तो ये फ्यूकस और वॉल्वॉक्स तो हमने oogammy में पढ़ा ही है, तो ये सही स्टेटमेंट है ना। अभी तुम्हें लगेगा मैम ये तो रॉन्ग होना चाहिए, बट ये उस अकॉर्डिंग सही था। अब तुम ये मैं समझना हम क्या करेंगे, तो तुमसे नीट में ऐसा स्टेटमेंट देंगे ही नहीं, क्योंकि ये एनसीईआरटी से उठाया गया था, अब एनसीईआरटी में ये नहीं है, प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज। इसीलिए मैंने PYQs को चुना कि मैंने देखा है PYQs बहुत सारी बुक्स में अवेलेबल है, हर बच्चा करता है, लेकिन किस तरह से PYQs के साथ डील करना है वो तुम्हें एक्सपीरियंस टीचर्स ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई आपको पूरी सीरीज मेरे साथ साथ फॉलो करनी है। आइसोगैमीट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर, यस। एनाइसोगैमी डिफर ईदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर। देखो ऐसा कुछ एग्जैक्टली नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, हम तो यही पढ़ते हैं कि यार आइसोगैमी मीन्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर और एनाइसोगैमी मीन्स डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर, बट यहाँ दे रखा है कि ज़रूरी नहीं है स्ट्रक्चर में डिसिमिलर हो, वो फंक्शन एंड बिहेवियर में भी डिसिमिलर हो सकते हैं या सिमिलर हो सकते हैं। तो हमें तो रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना था, हमें मिल गया ऑप्शन 1, ठीक है। जैसे जैसे तुम पुराने ईयर्स में जाते जाओगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, मैं अपने आप नोट करा दूंगी कि ये नई चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, तुम नोट कर लो, वरना जस्ट पढ़ लो और समझ लो, ओके। आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट, कितनी बार आया है क्वेश्चन, 2000, ये तो कर लिया ना हमने, अच्छा 2014 में भी आया था, सेम क्वेश्चन 2013 में भी आया था बच्चों, ठीक है, स्पायरोगायरा। नेक्स्ट, मोनोशियस प्लांट ऑफ कैरा, 2013 का क्वेश्चन है। मोनोशियस प्लांट बाइसेक्सुअल, मोनोशियस का मतलब बाइसेक्सुअल, प्लांट ऑफ कैरा शो अकरेंस ऑफ, ये देखो सेम वही पोजीशन पर दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी हमने देखा था ऊपर फीमेल नीचे मेल, ये कह रहा है ऊपर मेल, तो गलत। अपर ऊगोनियम एंड लोअर एंथीरिडियम ऑन द सेम प्लांट, यस। एंथीरियस में सही ऑप्शन मिल गया, तो बाकी सब हटा देते हैं, स्टेमन कार्पल यहाँ पर नहीं बोलते, ये सब भी नहीं बोलते, सो ऑप्शन 2। ये कहाँ पढ़ा है हमने टर्म, एंथीरिडियोफोर, आर्किगोनियोफोर, याद आ रहा है किसी को?
जब हम ब्रायोफाइट्स में मार्केंशिया पढ़ते हैं तो मार्केंशिया में देखो तुम, ब्रायोफाइट्स पे जाओ फटाफट, पन्ने पलटो, आलस नहीं करेगा कोई बच्चा, हर चीज़ रिवाइज करनी है कोरिलेट करके। ये रहे ब्रायोफाइट्स में मार्केंशिया, जो कि क्या है, डायोशियस है, मेल, ये मेल है ये फीमेल है ना, तो मेल एंड फीमेल अलग अलग हैं। सो मार्केंशिया इज अ डायोशियस प्लांट या यूनिसेक्सुअल प्लांट। तो मार्केंशिया में जो आर्किगोनियम है वो जिस ब्रांच पर है उसका नाम है आर्किगोनियोफोर, और जो एंथीरिडियम है वो जिस ब्रांच पर है उस ब्रांच का नाम है एंथीरिडियोफोर, है ना। ध्यान रखना, एंथीरिडियोफोर अलग है, एंथीरिडियम अलग है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, एंथीरिडियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, आर्किगोनियम। तीनों लोअर प्लांट, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में यही टर्म्स यूज होती हैं। जिम्नोस्पर्म में कोन्स आ जाते हैं और एंजियोस्पर्म में फ्लावर आ जाता है, ठीक है। बाकी सब में यही रिप्रोडक्टिव टर्म्स यूज होती हैं। सो हमें आंसर मिल गया, आगे बढ़ जाएं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इज रॉन्गली मैच्ड, कर्नाटका वाले नीट में पूछा गया था, रॉन्गली मैच्ड, ठीक है भाई। स्पायरोगायरा, अगेन मैं कहूँगी यहाँ पर आप कोशिश करें एल्गी के नाम लिख लेने की। ग्रीन एल्गी है, मोटाइल गैमीट, देखो कितनी बार आ रहा है बदल बदल के। स्पायरोगायरा में नॉन मोटाइल गैमीट हो गया, तुम्हें रट गया होगा, ठीक है, बट अगर रिवाइज नहीं है तो कुछ दिनों बाद भूल भी जाओगे। सारगैसम ब्राउन एल्गी है। क्लोरोफिल क्या लिख दिया, क्लोरोफिल तो हर प्लांट में ही होता है, आप इसे सही मान सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ कुछ BCD ABCD कुछ होना चाहिए था। बेसिडियोमाइसिटीज, पफ बॉल्स, यस पफ बॉल, पुराने चैप्टर पे जाओ, फंजाई में हमने पढ़ा है बेसिडियोमाइसिटीज। एंड नॉस्टॉक एंड एनाबीना, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, BGA, वो वाटर ब्लूम्स करते हैं, उनका पॉजिटिव नेगेटिव एप्लीकेशन पढ़ा है हमने, रिवाइज करो एक बार। साइनोबैक्टीरिया यानी BGA का पॉजिटिव एप्लीकेशन है कि उनके पास हेटेरोसिस्ट होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सो दे आर वेरी गुड नाइट्रोजन फिक्सर्स, फ्री लिविंग, तो उनको आप एज अ सॉइल में एज अ बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हो। एंड उनका नेगेटिव एप्लीकेशन, अगर किसी वाटर बॉडी में वो विग्रसली ग्रो कर जाएं तो पूरी वाटर बॉडी को पोल्यूट कर देते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम या वाटर ब्लूम। एल्गल ब्लूम ग्रीन एल्गी से नहीं होता, एल्गल ब्लूम ब्राउन BGA ब्लू ग्रीन एल्गी से होता है, ठीक है, तो ये भी सही है। सो हमें रॉन्ग मैच हमारा मिल गया। आगे बढ़ते हैं। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, एल्गी में किसकी बनी सेल वॉल होती है बच्चों, बताओ एल्गी में किसकी बनी सेल वॉल होती है? ये सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स एंड मैनन्स। ये मेरे ख्याल से इस चैप्टर में नहीं दे रखा, लेकिन जो सेल चैप्टर तुम पढ़ते हो ना, 8th चैप्टर तुम्हारा सेल, वहाँ पर सेल वॉल वाले ऑप्शन में दे रखा है कि वैसे तो प्लांट्स में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, बट एल्गी में सेल्यूलोज के अलावा गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, ठीक है, तो ये इसलिए मैंने सही ऑप्शन चुना है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। ओके, ये तुम्हारे एल्गी के क्वेश्चंस हो गए खत्म। आई थिंक हमने एल्गी को पूरा रिवाइज कर लिया, एक बार फटाफट और देख लेते हैं, कोई पॉइंट रह गया तो वो और बता देती हूँ, ठीक है। एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स हैं, उनमें कुछ दोबारा रिवाइज करने जैसा है नहीं, ठीक है। ये हाँ, ये भी पूछ सकते हैं तुमसे मैच द फॉलोइंग में। कोलोनियल एल्गी में वॉल्वॉक्स याद रखना है। फिलामेंटस एल्गी में भी तुमने डायग्राम देखा था, यूलोथ्रिक्स भी था, और स्पायरोगारा भी फिलामेंटस होती है। मैंने तो बच्चों को यूलोथ्रिक्स के साइड में स्पायरोगारा भी बनवा रखा है कि दोनों फिलामेंटस हैं, याद रखना है, ठीक है। और मरीन एल्गी में कई सारी मैसिव फॉर्म्स होती हैं, जिनमें से कैल्प्स भी एक एग्जांपल है जो ब्राउन एल्गी में आता है, ठीक है। ये वाला हमने पूरा रिवाइज कर ही लिया अच्छे से, इस पर तो 3-4 क्वेश्चंस भी कर लिए। देन डायग्राम्स मैंने आपको बता दिए। फ्यूकस, ये फ्यूकस एल्गी है, ठीक है, फ्यूनेरिया मत कर देना, फ्यूनेरिया इज अ मॉस। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस सारी बता दी मैंने तुम लोगों को, ठीक है, कोई रह तो नहीं गई? नो, सब देख लिए हमने। क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी में सारे पॉइंट्स हम, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर तुम एल्गी को सिर्फ टेबल से रिवाइज कर रहे हो तो थ्योरी में कुछ कुछ एडिशनल पॉइंट भी हैं जो टेबल में नहीं है, तो क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, तो आपको वो एडिशनल पॉइंट यहाँ से देख कर जाने हैं, है ना। जैसे आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट कई शेप का होता है, तो उन्होंने दे रखा है कि क्लोरोप्लास्ट की कौन कौन सी शेप है। डिस्कॉइड हो सकता है, प्लेट लाइक, रेटिक्यूलेट, कप शेप जैसे क्लेमाइडोमोनास में होता है ना। पहले इसमें क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम था, ऐसे ये क्लेमाइडोमोनास और उसके अंदर ऐसे क्लोरोप्लास्ट बना रखा था कप शेप। फ्लैजिला भी होता है उसके पास, ठीक है, बट वही क्लेमाइडोमोनास का कंफ्यूजन है ना कि उसको प्रोटिस्टा में रखेंगे ग्रीन एल्गी में, तो वो डायग्राम हटा दिया, ठीक है, बट देखो नाम नहीं हटाया। क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी में नाम अभी भी है, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों। स्पाइरल हो सकता है, स्पायरोगायरा में आपने देखा, ठीक, ये सब क्लोरोप्लास्ट की शेप है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, इसलिए लास्ट में हमको देखना बहुत ज़रूरी है, पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स, ठीक है, पायरिनॉइड्स जो है ये आप जब भी कोई बुक में से क्वेश्चंस करते होंगे तो पायरिनॉइड पे क्वेश्चन डेफिनेटली होता है, हो सकता है अब आ जाए तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है।
तो पायरिनॉइड हम क्या बोलते हैं कि वैसे तो ग्रीन एल्गी हमने कहा फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है, लेकिन ग्रीन एल्गी में, मान लो ये ग्रीन एल्गी की सेल बना रही हूँ मैं, ग्रीन एल्गी के सेल में ये क्लोरोप्लास्ट बना रही हूँ मैं, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस है, ठीक है। तो इसके क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ पर, इसके, एक मिनट रुकना जरा, हाँ ये रहा, लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, इसके क्लोरोप्लास्ट में एक स्पेशल स्टोरेज बॉडी होती है जिसको पायरिनॉइड बोलते हैं, पी फॉर पायरिनॉइड। तो इस पायरिनॉइड का जो, ये पायरिनॉइड आप ऐसे याद रखो प्रोटीन कोर है, पी फॉर पायरिनॉइड, पी फॉर प्रोटीन कोर, कि इसका जो कोर है ना वो तो पूरा प्रोटीन को स्टोर करता है और चारों तरफ एक स्टार्च की शीट होती है, एस फॉर स्टार्च, एस फॉर शीट, पी फॉर पायरिनॉइड, पी फॉर प्रोटीन कोर। तो मेनली तो इसके अंदर प्रोटीन है, बट चारों तरफ से कवर करता हुआ एक स्टार्च शीट इस पे होती है। इस स्ट्रक्चर को पायरिनॉइड कहते हैं, जो कि एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पायरिनॉइड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रीन एल्गी, दिस यू हैव टू रिमेंबर। उसके अलावा ऑयल ड्रॉपलेट्स, तो ये टेबल में सिर्फ स्टार्च लिखा हुआ है, वहाँ पे आप ऑयल ड्रॉपलेट्स भी लिख दो साथ में, ठीक। ये देखो पैक्टोज, वैसे टेबल में तो सिर्फ ग्रीन एल्गी में सेल्यूलोज ही लिख दिया, कहाँ गया, ये रहा, सेल वॉल में सेल्यूलोज ही लिख दिया, बट वहाँ कह रहे हैं कि पैक्टोज भी होता है। अब तुम खुद ही लॉजिक लगा लो ना, पैक्टोज पैक्टिन्स है ना, तो पैक्टिन्स तो वैसे भी हर प्लांट में होते ही हैं, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, सेल्यूलोज। तो बस ऐसे ही करते हैं एनसीईआरटी में, कभी कोई वर्ड कहीं लिख देते हैं, कहीं नहीं लिखते, आप लोग कोरिलेट नहीं कर पाते और फिर क्वेश्चन आ जाता है, कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर लॉजिकली पढ़ा है तो आपको ध्यान रहेगा। उसमें भी पैक्टोज की आउटर लेयर है, जैसे एल्जिन की आउटर लेयर है, कैरागिन की आउटर लेयर है, वैसे पैक्टोज की भी आउटर लेयर है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बताई दी, एग्जाम्पल्स तुमने देख ही लिए। ब्राउन एल्गी में हमने ये देख ही लिया। यहाँ पर ब्राउन एल्गी में ध्यान रखना, जो सिंपली ब्रांच भी हो सकती हैं, फिलामेंटस फॉर्म में एक्टोकार्पस, और प्रोफ्यूजली ब्रांच जो बड़ी बड़ी ब्राउन एल्गीज हैं वो हैं कैल्प्स, ठीक है। 100 मीटर लंबी भी होती है ये। और इसमें एल्जिन बता दिया। हाँ, ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये तुम डायग्राम से भी देख सकते हो। जब भी तुम ब्राउन एल्गी को देखोगे ना, तो ब्राउन एल्गी में तुम्हें 3 लेबलिंग मिलेगी, एक फ्रॉन्ड, एक स्टाइप, एक होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट इज रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर। स्टाइप रिप्रेजेंट स्टेम है नहीं, बट स्टेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फ्रॉन्ड लीफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे हम एल्गी में बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है, उसमें कोई रूट स्टेम लीफ नहीं होती, बट यहाँ पर ये कोई लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं है, क्योंकि लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं होते एल्गी में, वो तो ब्रायोफाइटा में होते हैं, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक। बट ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया है, जो इन तीनों का काम है वही इन तीनों का काम है, ठीक है। होल्ड फास्ट, ये इसका छोटा सा स्टाइप हो गया, ये पूरा इसका फ्रॉन्ड हो गया। ऐसे इसमें भी यहाँ पर होल्ड फास्ट होगा, ये इसका स्टाइप हो गया और ये पूरा इसका फ्रॉन्ड हो गया। फ्रॉन्ड इज अ लार्ज फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, यानी इट रिप्रेजेंट लीफ, ठीक है, इट रिप्रेजेंट लीफ। तो कोई भी मैच द कॉलम या किसी भी तरह का क्वेश्चन इस पर आपसे पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल्स हमने देख ही लिए सारे इसके। नेक्स्ट रोडोफाइसी की बता दिया। हाँ, रोडोफाइसी में भी एक और स्पेशल पॉइंट है कि रोडोफाइसी में ये पिगमेंट बता दिया था कि मैंने आपको, रोडोफाइसी रेड क्यों दिखती है, बिकॉज ऑफ फाइकोइरिथ्रिन। इरिथ्रो वर्ड तुम रेड के रेफरेंस में पढ़ते हो, सो इट इज आर फाइकोइरिथ्रिन, ठीक। एक और खास बात ये है रोडोफाइसी की कि जो रोडोफाइसी है मेजरली मरीन है, यू नो, एंड इसका जो ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। ये कहीं टेबल में नहीं लिखा, बट यहाँ लिखा है, हो सकता है तुमसे पूछ लें। ज़्यादातर जो थोड़ा वार्मर पानी होता है वहाँ पर रेड एल्गी ज़्यादा होती है। प्लस रेड एल्गी की खासियत है कि ये समुद्र में ऊपर तो होगी ही, क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर तो होगी ही, क्योंकि वेल लाइटेड रीजन है, अच्छी सनलाइट मिल रही है, कोई भी एल्गी ऊपर की तरफ होगी। लेकिन रेड एल्गी एक ऐसी एल्गी है जो डेप्थ इन द ओशियंस में भी मिलती है, बहुत नीचे डेप्थ में, जहाँ प्रॉपर सनलाइट नहीं पहुँचती, सनलाइट का बहुत छोटा सा स्पेक्ट्रम वहाँ पहुँचता है, वहाँ भी रेड एल्गी कैन सर्वाइव, क्योंकि रेड एल्गी उस छोटे से लाइट को जो वहाँ पहुँच रहा है उसे एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल पिगमेंट। तो इसलिए रेड एल्गी वहाँ भी सर्वाइव कर जाएगी, ब्राउन एंड ग्रीन नहीं करेगी डेप्थ में, पर रेड कर जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है इसकी, ये सब बता दिया मैंने आप लोगों को। कभी भी फ्लैजिला नहीं बनाती, सिर्फ oogamous रिप्रोडक्शन करेगी, एंड बॉडी कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ इनमें फर्टिलाइजेशन भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, PPGG। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट द एल्गी। हो गया बढ़िया सा वन शॉट तुम्हारा एल्गी का। चलो भाई, अब आते हैं हम नेक्स्ट किस पर, ब्रायोफाइट्स पर। ब्रायोफाइट्स के क्वेश्चंस देखते जाते हैं, वही 1 बाय 1, और फिर हम इसको साथ साथ में रिवाइज भी करते जाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास ब्रायोफाइट्स का पहला क्वेश्चन। देखना, ब्रायोफाइट्स से 2024 में बाई चांस की बात है क्वेश्चन नहीं था, तो 2023 में क्या क्वेश्चन था, बट ये मैं समझना कि 2025 में नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है।
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन में लिखा है द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनीमा स्टेज। ब्रायोफाइट्स में जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को वो है ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल। अगर तुम्हें भी लगता है तो प्लीज, मैं यहाँ पूरा नहीं पढ़ाने वाली हूँ, गो एंड रेफर माई एनसीईआरटी सीरीज, लाइन टू लाइन सीरीज, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। यहाँ पर तुम ये समझ लो कि मॉसेस में बिल्कुल शॉर्ट में मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मॉसेस जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो आपको ध्यान है पूरा का पूरा ब्रायोफाइटा का जो डिवीजन है उसको हम एन बोलते हैं। हैप्लॉइड प्लांट्स हैं, एल्गी भी हैप्लॉइड प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट्स भी हैप्लॉइड प्लांट है, बाकी टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तीनों डिप्लॉइड प्लांट है। यानी उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है जिसको आप स्पोरोफाइट कहते हो, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी जो है वो बाकी तीनों में स्पोरोफाइट है क्योंकि वो 2n है, और एल्गी एंड ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है क्योंकि वो n है तो आप उसे स्पोरोफाइट नहीं कहोगे, आप उसे गैमेटोफाइट कहोगे। कुछ बच्चों के ऊपर से चला गया होगा मैम ने क्या बोल दिया, है ना, क्योंकि मुझे पता है गैमेटोफाइट एंड टेरिडोफाइट में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो एक बार बता देती हूँ मैं तुम्हें, प्लीज़ इसको मत भूलना, ये पूरे चैप्टर का बेस है कि हर प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 स्टेज होती है, n और 2n, जिसमें से n स्टेज गैमीट्स को बनाती है। गैमीट्स भी n है और ये खुद भी स्टेज n है, इसीलिए हम बोलते हैं प्लांट्स में गैमीट बनते वक्त मियोसिस नहीं होता, क्योंकि प्लांट्स में गैमीटोफाइट गैमीट्स बनाता है और गैमीटोफाइट हमेशा n है तो गैमीट्स भी n है, तो गैमेटिक मियोसिस प्लांट्स में नहीं होता बच्चों, प्लांट्स में स्पोरिक मियोसिस होता है। व्हाट इज स्पोरिक मियोसिस? कि प्लांट्स में जो 2n स्टेज होती है ना, स्पोरोफाइटिक स्टेज, उसे स्पोर्स बनाने होते हैं, नाम से पता चल रहा है स्पोरोफाइट जो स्पोर बनाएगा। एंड गैमीट्स की तरह प्लांट्स में स्पोर्स भी n होते हैं, जबकि स्पोर्स को बनाने वाला स्पोरोफाइट 2n है। तो प्लांट्स में कौन सा मियोसिस होगा? प्लांट्स में मियोसिस तब होता है जब प्लांट स्पोर बना रहे होते हैं, ना कि तब जब वो गैमीट बना रहे होते हैं। गैमीट बनाते वक्त तो वो माइटोसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई हम प्लांट्स में बोलते हैं कि प्लांट्स में स्पोरिक मियोसिस होता है। इसका एक एक्सेप्शन भी है जाइगोटिक मियोसिस जो एल्गी में होता है। अब मैं पूरा उसका डिटेल नहीं देने वाली यहाँ पर, ठीक है। फंजाई किंगडम में समझा दिया था इसी सीरीज में मैंने। चलो तो प्लांट्स में जो भी लाइफ साइकिल आप किसी भी प्लांट का पढ़ लो, सीक्वेंस हमेशा यही रहेगी, चाहे शुरुआत यहाँ से हो चाहे शुरुआत यहाँ से हो। सीक्वेंस जो साइकिल है वो ऐसे ही चलेगा कि अगर स्पोरोफाइट से शुरू कर रहे हो तो ये जुड़ जाएगा, गैमेटोफाइट से शुरू कर रहे हो तो ये जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? क्योंकि गैमीट्स n है तो जो मेल एंड फीमेल गैमीट होते हैं वो दोनों फ्यूजन करके जाइगोट बनाते हैं। यू ऑल नो कि जाइगोट 2n होता है, तो ये जो जाइगोट है जो सिंगल सेल्ड है वो मल्टीप्लाई करके यानी माइटोसिस करके एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बना देता है, वो है स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट स्पोरिक मियोसिस से स्पोर बनाता है और स्पोर क्योंकि हैप्लॉइड है तो वो स्पोर जहाँ भी गिरता है उससे जो एक नई प्लांट बॉडी बनती है, हो सकता है प्लांट के ऊपर, प्लांट बॉडी के ऊपर एक प्लांट बॉडी बन जाए या मिट्टी में अलग से स्पोर जर्मिनेट कर जाए, हर तरह की पॉसिबिलिटी है। तो स्पोर के जर्मिनेशन से जो नई प्लांट बॉडी बनती है वो होती है गैमेटोफाइट, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है वो सभी प्लांट्स में सेम रहती है, चाहे से शुरुआत यहाँ से हो या यहाँ से। अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि एल्गी एंड ब्रायोफाइट, जो एल्गी एंड ब्रायोफाइट शुरू के 2 प्लांट डिवीजन हैं, उन दोनों में मेन प्लांट बॉडी इज दिस। गैमेटोफाइट क्या है? गैमेटोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी इन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। तो जब भी आप एल्गी एंड ब्रायोफाइट में लाइफ साइकिल पढ़ते हो तो यहाँ से शुरुआत करते हो, ऐसे चलता है साइकिल। और जब आप बाकी तीनों डिवीजन पढ़ते हो तो उनमें मेन प्लांट बॉडी हो जाता है ये कौन है? स्पोरोफाइट। यानी कौन से प्लांट? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनमें हो जाता है ये। तो लाइफ साइकिल शुरू यहाँ से होता है, ठीक है। बस इतना सा फर्क है, साइकिल यही रहेगा, चाहे यहाँ से शुरू करोगे तो भी इसके बाद यही बनेगा, यहाँ से शुरू करोगे तो इसके बाद ये बनेगा। समझ में आ गई बात? और बस उसी बेसिस पर फिर हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स चलते हैं, बट क्योंकि अब वो कोर्स में नहीं है तो मैं उनका डिटेल आपको नहीं दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई क्या बात? अब तुम आओ इस चीज़ पर कि अगर हम मॉसेस की बात कर रहे हैं तो मॉसेस ब्रायोफाइट है, और अगर मॉसेस ब्रायोफाइट है तो इसका मतलब मॉसेस की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक होगी। तो मॉसेस में जब रिप्रोडक्शन होता है ना बच्चों, तो मॉसेस क्या करते हैं? मैंने मॉसेस का रिप्रोडक्शन तुम्हें इस डायग्राम से याद भी करवा रखा है, पूरा बहुत अच्छे से समझा रखा है। फ्यूनेरिया के डायग्राम से हम हमेशा मॉसेस को समझते हैं, है ना। फ्यूनेरिया के डायग्राम में हमने बहुत क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये इसकी मेन प्लांट बॉडी है जिसको इन्होंने गैमेटोफाइट लिखा है, और गैमेटोफाइट गैमीट बनाता है, और हमेशा याद रखो गैमेटोफाइट n होता है। तो ये जो इसकी प्लांट बॉडी है ना, ये वाली, ये गैमेटोफाइट है। ये क्या है? ये गैमेटोफाइट है।
ठीक है, क्योंकि ये ब्रायोफाइट्स हैं तो इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजॉइड होगा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, इनको लीव्स लिखा है बट एक्चुअली दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो गैमेटोफाइट है इसी पर कहीं ना कहीं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनेंगे और उनके अंदर गैमीट बनेंगे। ऐसा नहीं होता कि गैमेटोफाइट पर कहीं भी बन गए गैमीट, जैसे एंजियोस्पर्म में होता है ना, ये सब पढ़ रखा है हमने, मैं सिर्फ रिवीजन दे रही हूँ जितना क्विक हो सके। जैसे हम एंजियोस्पर्म में बोलते हैं फ्लावर है, फ्लावर में आप बोलते हो स्टेमन है, फीमेल में कार्पल, मतलब फ्लावर में स्टेमन मेल है, कार्पल फीमेल है, फिर उसमें बोलते हो कार्पल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, यहाँ बोलते हो फिलामेंट और क्या बोलते हो, फिलामेंट और एंथर है ना, एंथर के अंदर मेल स्ट्रक्चर बनते हैं, ओवरी के अंदर फीमेल स्ट्रक्चर बनते हैं। तो यहाँ पर भी तो कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, लोअर प्लांट्स में जो भी गैमेटोफाइटिक बॉडी होती है उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं, वही एंथीरिडियम एंड ओगोनियम, है ना, पढ़ा है हमने बहुत अच्छे से, पूरा चार्ट बना के समझाया है मैंने लाइफ साइकिल एनसीईआरटी सीरीज में। तो अगर आप पूरी नहीं देख सकते ना तो मैं कहूँगी आप हर डिवीजन के लाइफ साइकिल्स देख लो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अभी नहीं, अभी तो ये समझ लो पहले, एंथीरिडियम और ओगोनियम, एंथीरिडियम के अंदर मेल गैमीट बनेगा, ओगोनियम के अंदर फीमेल गैमीट बनेगा, दोनों का मिलन होगा। हो सकता है सेम प्लांट के मिल जाएं बट वेरिएशन लाने के लिए किसी और प्लांट से आने चाहिए। तो पास पास खूब सारे प्लांट हैं, इस प्लांट के मेल गैमीट यहाँ आ जाएंगे, हो सकता है इसके यहाँ पहुँच जाएं, और इनको पहुँचने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, पानी की एक बूंद इनके लिए स्विमिंग पूल का काम कर देती है। अगर दो प्लांट्स के बीच में पानी की एक बूंद भी है तो मेल गैमीट तैरते हुए तुरंत यहाँ पहुँच जाएंगे। दे एसेंशियली रिक्वायर्ड वाटर फॉर ट्रांसफर ऑफ गैमेट, इसीलिए तो इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हो, ब्रायोफाइट्स को। क्यों कहते हो, जैसे फ्रॉग रहता लैंड पर है पर रिप्रोडक्शन गैमीट्स को अपना पानी में डालकर आता है, वैसे ये प्लांट रह तो लैंड पे रहे हैं, एल्गी तो पानी में रहती है, एक्वेटिक होती हैं, ब्रायोफाइट्स आर इवॉल्व्ड फॉर लैंड, लैंड पे रह रहे हैं पर हमेशा उस एरिया में रहते हैं जहाँ आसपास पानी हो या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, हिली एरियाज पे, क्योंकि इनको पानी चाहिए अपने गैमीट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, वरना सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पानी की बूंद में तैरते हुए मेल गैमीट पहुँचे फीमेल गैमीट तक, दोनों गैमीट्स का फ्यूज़न हुआ, जायगॉट बना, और जो जायगॉट है ना 2n, वो जायगॉट यहीं पर मल्टीप्लाई करके ऊपर एक नया स्ट्रक्चर बना देगा। देखो स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इज 2n, स्पोरोफाइट 2n किससे बनता है, जायगॉट से बनता है और स्पोर बनाता है। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं मैम स्पोर से स्पोरोफाइट बनता है, बिल्कुल गलत, स्पोर से कभी नहीं बनता स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट हमेशा स्पोर बनाएगा बच्चों। स्पोरोफाइट एक 2n स्ट्रक्चर है जो कि जायगॉट 2n से बनता है, हमेशा ध्यान रखो इस लॉजिक को। ठीक है, तो स्पोरोफाइट बन गया, स्पोरोफाइट में इस नीचे वाले पार्ट को फुट कहते हैं, इस पूरे को सीटा कहते हैं, इसको कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स होती हैं बहुत सारी, हर स्पोर मदर सेल स्पोरिक मियोसिस करती है और स्पोरिक मियोसिस करके क्या बना देती है, स्पोर्स बना देती है। ये सब तो 2n चल रहे हैं ना, स्पोर मदर सेल, बट अब मियोसिस हो गया, इसके अंदर खूब सारे छोटे 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 छोटे, अगर 100 स्पोरिक मदर सेल हैं तो 400 स्पोर बन जाएंगे, है ना। अब ये जो स्पोर बने 4 गुना तो कैप्सूल फट जाएगा, कैप्सूल के फटते ही सारे स्पोर नीचे मिट्टी में गिर जाते हैं, ये रहे जहाँ भी मिट्टी है जो भी है ये सब स्पोर्स हैं। अब सोचो जैसे एंजियोस्पर्म में तुम कहते हो ना सीड गिरता है और सीड से नया प्लांट बनता है, यहाँ स्पोर से नया प्लांट शुरू होता है। अब ये स्पोर्स इनका रिप्रोडक्शन का एंड हो गया इस प्लांट का, ये स्पोर जहाँ भी गिरेंगे वहाँ पर स्पोर के जर्मिनेशन से फिर ये नया पौधा निकलेगा। ठीक है, तो ये जो नया पौधा निकला स्पोर ने किसको बनाया, स्पोर खुद भी n है और उससे जो नया पौधा बनेगा वो भी n बनेगा, और n स्टेज को हम गैमेटोफाइट कहते हैं, तो गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, अब मार्केंशिया में भी सेम लाइफ साइकिल है, इसमें भी सेम लाइफ साइकिल है, लेकिन मॉसेस में नॉट ओनली फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया, स्फेगनम और एक एग्जांपल और ऐड करके रखेंगे आप, पॉलीट्राइकम, तीनों मॉस हैं। तो इन तीनों में, सभी मॉसेस में एक खास बात और है क्या, कि जब ये स्पोर जर्मिनेट करेगा तो सीधा ये वाली स्टेज नहीं बनती, बल्कि समझना ये जो स्पोर है जब ये जर्मिनेट करता है तो पहले एक क्रीपिंग स्टेज, एक ग्रीन कलर का लंबा सा सांप जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, सांप जैसा इसलिए बोला मैंने, थ्रेड जैसा, ठीक है, सांप नहीं, एक ग्रीन कलर का फिलामेंट निकलता है, यूँ समझ लो। ये जो ग्रीन कलर है मल्टी सेल्यूलर है, ग्रीन है, मैंने बोला फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसके पास कोई तरीका ही नहीं है न्यूट्रिशन लेने का, भाई स्पोरोफाइट तो इसके ऊपर था, तो ये अच्छा ये भी ध्यान रखना, इनमें जो स्पोरोफाइट है ना इट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट पार्शियली और कंप्लीटली,
कभी कभार पार्शियली, कभी कभार कंप्लीटली, कभी कभार ये पार्शियली ग्रीन होता है, कभी कभार ग्रीन होता ही नहीं है कुछ स्पीशीज में, तो ये अपना नरिशमेंट गैमेटोफाइट से लेता है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं हम, तो स्पोर ने जो एक नया स्ट्रक्चर बनाया तो मिट्टी में इमर्ज हुआ है, तो इसको तो अपना फोटोसिंथेसिस खुद ही करना है, तो बट ऑब्वियस ये जो नया स्ट्रक्चर है ये ग्रीन होगा। ये मैं तुम्हें कह रही हूँ फिलामेंटस है, ये मैं तुम्हें कह रही हूँ, सब लिखा हुआ है ऊपर एनसीईआरटी में जहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन है। ये मल्टी सेल्यूलर है, ये क्रीपिंग स्टेज है, ऐसे मिट्टी पे जैसे सांप रेंगता है वैसे क्रीप करते हुए चल रहा है, साफ साफ दिख रहा है तुमको, ठीक है। ग्रीन है, फिलामेंटस है, क्रीपिंग है और ब्रांच्ड भी है, इससे ऐसे ब्रांचेस भी निकल जाती हैं, ठीक है, और ब्रांच्ड भी है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बच्चों प्रोटोनीमा। प्रोटो यानी प्रिमिटिव, सबसे पहले बनने वाला स्ट्रक्चर, नीमा यानी थ्रेड। बायो में कहीं भी नीमा आ जाए वो थ्रेड के लिए यूज होता है। निमेटोड, थ्रेड वर्म्स, ठीक है। निमेटोड क्या था, निमेटोड एस्केहेलमिन्थीज, एस्कैरिस, थ्रेड वर्म, ठीक है। सो प्रोटोनीमा सबसे पहले बनने वाला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मॉसेस, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोटोनीमा कहते हैं। अभी ये प्रोटोनीमा इसके जैसा तो है नहीं, यानी इट कांट डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये प्रोटोनीमा फ्रेगमेंटेशन करता है। यहीं से अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, देखो लोअर प्लांट फ्रेगमेंटेशन कर देता है, प्रोटोनीमा के खूब सारे फ्रेगमेंट हो जाते हैं और हर फ्रेगमेंट से एक नई स्टेज बनती है, दिस इज द लीफी स्टेज। अब जो फ्रेगमेंट्स है ना, उन फ्रेगमेंट से जो नई स्टेज बनेगी वो लीफी स्टेज होगी। प्रोटोनीमा भी एन है, यानी ये भी गैमेटोफाइट है, और इसके फ्रेगमेंट्स हुए, हर फ्रेगमेंट से जो नया प्लांट बना लीफी स्टेज में वो भी एन है। तो आप ये कह सकते हैं क्या कि मॉसेस के लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट 2 स्टेज में बनता है। पहले स्पोर से प्रोटोनीमा बनता है और फिर उसी प्रोटोनीमा के फ्रेगमेंटेशन से लीफी स्टेज बनती है। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हो। लोग कहा था पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, फिर भी पूरा पढ़ा ही दिया, आदत है वो मेरी, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें समझ में आना चाहिए। मुझे लगता है पता नहीं कौन सी सीरीज़ में कौन से सेशन में नया बच्चा जुड़ जाए, उसको पता है कि नहीं पता है। तो मैं कोशिश करती हूँ जहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है ना वहाँ तो मैं पूरा बता दूँ, मेरे पुराने बच्चों का रिविज़न भी हो जाता है और नए बच्चों को समझ में भी आ जाता है, ठीक है। डन, ये सब हटा रही हूँ अब मैं, क्लियर। ये देखो, ये जो मैं तुम्हें कह रही थी ना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ कहाँ गया, ब्रायोफाइट। मॉसेस पे जाओ, मॉसेस पे, ये रहा, मॉसेस में सब दे रखा है यहाँ पर कि जो स्पोर है फर्स्ट स्टेज जो होती है इनके लाइफ साइकिल में वो प्रोटोनीमा होती है, इट इज़ अ गैमेटोफाइटिक स्टेज। और ये कैसी होती है, ये क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है, फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस है। और फिर सेकंड स्टेज लीफी स्टेज बनती है विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लैटरल बड। ये ऐसा होता है कि प्रोटोनीमा से भी एक सेकेंडरी प्रोटोनीमा निकलता है लैटरल बड की फॉर्म में और फिर उससे बनता है, ठीक है। बट चलेगा, आप इतना उसमें मत जाओ, आप तो थोड़ा थोड़ा याद कर लो, अभी के लिए इतना ही बहुत है। फिर जो नेक्स्ट स्टेज है वो है लीफी स्टेज, जो सीधी खड़ी है, अपराइट है, क्रीपिंग नहीं है, पतली दुबली है, स्लेंडर एंड स्पाइरली अरेंज लीव्स उस पर होती हैं, जैसा आपने अभी देखा। डन है क्या, समझ में आ गई बात आपको? तो अब आप आई थिंक ये क्वेश्चन कर सकते हो कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस इज प्रोटोनीमा स्टेज। जल्दीबाजी में हो सकता है यहाँ मॉसेस की जगह लिखा होता मार्केंशिया या लिखा होता लिवरवॉर्ट्स, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता बच्चों, क्योंकि प्रोटोनीमा सिर्फ मॉसेस बनाते हैं, जो दूसरे ब्रायोफाइट हैं लिवरवॉर्ट्स वो नहीं बनाते, डू रिमेंबर, ठीक है। प्रोटोनीमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स, हाँ, प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल। अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा तुम्हें, कैप्सूल में स्पोर बने और स्पोर से डायरेक्टली प्रोटोनीमा निकला, तो ये भी ठीक है ना। और क्या हम इसका एक्सप्लेनेशन मान लें? ये कह रहा है कि जब फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस प्रोटोनीमा, क्योंकि प्रोटोनीमा स्पोर से सबसे पहले बनता है, बिल्कुल ठीक है, इसीलिए ये प्राइमरी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। तो यस, दोनों करेक्ट हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। डन, आगे बढ़ें क्या, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? आज हम बस एल्गी और ब्रायोफाइट्स ही करेंगे, बाकी दो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैम लंबा हो गया सेशन, ब्रायोफाइट्स खत्म कर लो देन दिस सेशन विल बी एंड, ठीक है। गैमा क्या है भाई? हाँ, गैमा क्या है? अब तो तुम्हारे कोर्स से जेम्यूल हट गया, 12th के फर्स्ट चैप्टर में जेम्यूल आता था, वो हट गया तो कन्फ्यूजन नहीं होता है ना, बट पहले होता था बच्चों को, अब जेम्यूल नहीं बता रही हूँ मैं, तुम तो सीधा गैमा देख लो, डायग्राम में ही देखो गैमा को भी। जो लिवरवॉर्ट्स का डायग्राम है, लिवरवॉर्ट्स कहाँ गई, ये रे, लिवरवॉर्ट्स में दो एग्जाम्पल याद रखेंगे बच्चे, मार्केंशिया तो दिया ही है, एक रिक्सिया भी होता है, RICCIA, रिक्सिया, ठीक है। हाँ, तो जो मार्केंशिया चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मार्केंशिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, वेजिटेटिवली ये फ्रेगमेंटेशन भी करते हैं, इनका ये थैलस फ्रेगमेंट हो जाता है, हर फ्रेगमेंट से नया मार्केंशिया बन जाता है, या एसेक्सुअल स्पोर्स भी बनाते हैं ये,
एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे बनाते हैं, ये जो इनके गैमा है ना, ये आपको दिख रहा है, गैमा कप्स दिखाए हैं आपको, छोटे छोटे रिसेप्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके अंदर कुछ मल्टी सेल्यूलर बर्ड्स होती हैं, ठीक है, बर्ड्स कह लो, नॉट स्पोर मत कहो, बर्ड्स कह लो बच्चों इसको तुम, बर्ड्स होती हैं, और ये बर्ड्स चली जाती हैं, कहीं भी गिर जाती हैं, जहाँ पर गिरेंगी वहाँ पर ये नया मार्केंशिया बना देंगी, ठीक है। तो एक मार्केंशिया खूब सारे गैमा कप्स बनाता है, उनके अंदर खूब सारे गैमा होते हैं, और वो गैमा उनकी बर्ड्स होती हैं जो जहाँ भी गिरती हैं उनसे नए मार्केंशिया बन जाते हैं, ठीक है। गैमा के भी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारी बुक में दिए हैं, हो सकता है तुमसे पूछ लें, हाईलाइट कर लो। गैमा भी अगेन ग्रीन है बच्चों, तुम तो ये समझ लो कि मॉसेस ज़्यादातर स्ट्रक्चर ग्रीन बनाते हैं, चाहे फिर वो अभी क्या बताया था प्रोटोनीमा हो उनका, चाहे वो गैमा हो, है ना। और गैमा भी तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है ना, हैप्लॉइड बॉडी से बना है तो हैप्लॉइड ही होगा। गैमा एसेक्सुअल है, और अभी जो हमने पढ़ा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, ठीक है। तो गैमा ग्रीन होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है, एसेक्सुअल बड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मत कर देना तुम इसको, ठीक है। जो स्मॉल रिसेप्टिकल्स गैमा कप्स में डेवलप होती हैं, जो थैलस पे ही लोकेटेड है, ठीक है। ये डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से एंड न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है, सिंपल, क्लियर। सो गैमा आर प्रेजेंट इन सम लिवर वॉर्ड्स, यस, सारे लिवर वॉर्ड्स में गैमा नहीं होते हैं, कुछ में ही होते हैं, दैट्स वाई सम। शुक्र है आपको कंफ्यूज करने के लिए एक में ऑल लिवर वॉर्ड्स नहीं दिया, ठीक है। 2021 आसान पेपर। नेक्स्ट पर आते हैं, विच वन इज रॉन्गली मैच, रॉन्गली मैच बताना है, 2018 का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यूनिफ्लैजिलेट गैमीट्स, ऐसा गैमीट जिसपे एक फ्लैजिला लगा हो। पॉलीसाइफोनिया किसी को याद आया, रेड एल्गी अभी अभी पढ़ा था, तो रेड एल्गी में फ्लैजिला होती ही नहीं है, गलत। वैसे आंसर मिल गया, बट अगेन हैबिट बनाओ सारे ऑप्शंस देखने की, ये नीट में तुम्हें बहुत हेल्प करेगी और रिवीजन भी अच्छा होगा तुम्हारा यहाँ पे। बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर बना ले ब्राउन एल्गी चाहे गैमीट बनाए चाहे स्पोर बनाए, बायफ्लैजिलेटेड बनाती है। अभी अभी पढ़ा गैमा कप्स मार्केंशिया में होते हैं, और क्लोरेला एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो रॉन्गली मैच में हो गया ऑप्शन 1, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट है 2014 का क्वेश्चन बच्चों, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। देखो 2014 के बाद आया तो नहीं, बट ये भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट में ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तुमसे पूछ सकते हैं कि ये जो मॉसेस की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कहाँ दी है, तो टेरिडोफाइट आ गया। मॉसेस की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कहाँ दी है बच्चों तुम्हें, ब्रायोफाइट्स की, ये रही, ये वाला पैराग्राफ, लिवर वॉर्ड से पहले। ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में तुमको 2-3 पॉइंट्स दिए हैं, क्या, एक तो ये हिली एरियाज पे उगते हैं तो दे प्रोवाइड फूड, ऐसे हिल्स पर छोटे छोटे पौधे हुए रहते हैं ना, उनसे मैमल्स बर्ड्स वगैरह के लिए खाना है वो, ठीक है। स्फेगनम की एक स्पेशल बात है कि बहुत सारे स्फेगनम पहले के टाइम पर दब गए थे और उनसे कोल पीट बन गया था। अभी भी हो सकता है ये प्रोसेस ऑनगोइंग हो, बट तुम्हें पता है ना कोल बनने में तो कई हजारों लाखों साल लगते हैं। तो स्फेगनम अ मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है। एंड ऑल्सो स्फेगनम का एक यूज और है कि स्फेगनम एज अ पैकिंग मटेरियल को यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी लिविंग मटेरियल मतलब फूड प्लांट्स वगैरह, इनका ट्रांसशिपमेंट करना है, इनको समुद्री रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो तुम्हें पता है समुद्री रास्ते पर ह्यूमिडिटी बहुत होती है। ह्यूमिडिटी से जो एप्पल्स हैं, मतलब एप्पल्स क्या, कोई भी फ्रूट्स वगैरह हैं, वो जल्दी रॉटन हो जाएंगे, तो उनको एक बॉक्स में भर के उस बॉक्स को स्फेगनम से पैक कर देते हैं। जैसे अपन कूलर में वो पैड्स नहीं लगाते, वो स्फेगनम नहीं है, वो तो पानी, उनको तो पानी चाहिए, वैसी दिखती है वो, मैं जस्ट तुम्हें इमेजिन करवा रही हूँ। तो उसको ऐसे चारों तरफ उसका एक बॉक्स बना के स्फेगनम को सुखा के उससे वो बनाते हैं, क्योंकि स्फेगनम क्या है ना, ये पानी को अपने अंदर रखता है, अपने अंदर से क्रॉस नहीं करने देता, ठीक है। मतलब अगर जो ह्यूमिडिटी है वो स्फेगनम तक पहुंचेगी, बट अंदर उस लिविंग मटेरियल तक नहीं पहुंचेगी और वो खराब नहीं होगा। दैट्स वाई स्फेगनम को एज अ पैकिंग मटेरियल यूज किया जाता है। तो पीट भी बनता है इससे और पैकिंग मटेरियल में भी यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें पता है कि ये तो तुम्हारे सक्सेशन अब डिटेल में हट गया, बट तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि रॉक्स वगैरह की जब वेदरिंग होती है तो सबसे पहले रॉक्स पर लाइकेन्स एंड मॉसेस ग्रो करते हैं, ठीक है। ये लाइकेन्स की भी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, मॉसेस की भी है, ओके। एंड इसके अलावा यस दे फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, क्योंकि मॉसेस छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, तो ये सॉइल पे बिछा दो तो सॉइल इरोजन नहीं होगा जब आप सॉइल को यूज़ नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस दी है। ये भी ध्यान रखना कि मार्केंशिया मतलब लिवर वॉर्ड्स और मॉसेस में, बच्चों कहाँ गया डायग्राम, लिवर वॉर्ड्स और मॉसेस दोनों में राइजॉइड्स दिखाए ना तुमको। इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं, राइजॉइड्स, लिवर वॉर्ड्स में राइजॉइड्स यूनिसेल्युलर हैं, जबकि मॉसेस के जो राइजॉइड्स हैं वो मल्टी सेल्यूलर हैं। सब पढ़ाया है मैंने, टेबल बनवा रखी है तुम्हें, लिवर वॉर्ड्स और मॉसेस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसकी, ठीक है। डन।
चलो आगे बढ़ते हैं। सो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, तुरंत याद आना चाहिए स्फेग्नम। बाकी सबको तुम जानते हो, ये दोनों लिवरवॉर्ट्स हैं, ये दोनों मॉसेस हैं। फ्यूनेरिया को फ्यूकस के साथ मिक्स मत करना, स्फेग्नम को सार्गैसम के साथ मिक्स मत करना। यहाँ पे सार्गैसम देना चाहिए था तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, बट दिया नहीं। ठीक है, आगे कौन सी एल्गी है सार्गैसम, अभी पढ़ा हमने। हाँ, कुछ बच्चे सार्गैसम को ग्रीन एल्गी में लिख कर आ जाते हैं, स्पायरोगायरा था ना मैम, तो सार्गैसम भी तो वही था। सार्गैसम ब्राउन एल्गी है। ठीक है, जितनी बार रिपीट करोगे तभी याद आएगा, वरना नहीं आएगा। एक बार पढ़ते तो हम भी भूल जाते बच्चों, हम बार बार तुम्हें पढ़ाते हैं तो वो रिवीजन है हमारा, ऐसे तुम्हें रिवीजन करना है। बट ऑलवेज हमारे जितने टाइम नहीं कर सकते, बट इतना टाइम तो कर लो कि तुम नीट का पेपर अच्छे से दे सको। ठीक, चलिए 2012 का क्वेश्चन है, विच इज कॉमन टू मल्टी सेल्यूलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉस। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ कहाँ से दे दिया। ये वैसे एक लाइन थी आपका, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना द लिविंग वर्ल्ड, उसमें लाइफ के क्राइटेरिया थे, उसमें रिप्रोडक्शन में एक लाइन लिखी हुई थी कि फ्रेगमेंटेशन एक कॉमन मोड है जो कई सारे ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। जैसे फंजाई में भी हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा है, याद करो, बेसिडियोमाइसिटीज वेजिटेटिव है ना, फिलामेंटस एल्गी, स्पायरोगायरा तो आप 9th से पढ़ते आ रहे हो, फ्रेगमेंटेशन से खुद को मल्टीप्लाई करती हैं। और एक अभी बताया मैंने प्रोटोनीमा जो है वो भी फ्रेगमेंटेशन करता है। तो इन तीनों में कॉमन बात क्या है कि दे मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। वैसे भी तुम्हें ये तो पता है न्यूट्रिशन तो सेम हो नहीं सकता, प्लांटी का मेंबर ये है ही नहीं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में तो मैं ना इनमें से किसी को भी नहीं रख सकते, क्योंकि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में होता है, तो उस अकॉर्डिंग भी यही है। बाकी नॉलेज वाइज भी बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये किसका डायग्राम है, पहचान गए, मार्केंशिया का डायग्राम है ना। अच्छा, इन्होंने मार्केंशिया का डायग्राम है। कैसे पहचानोगे मेल थैलस है कि फीमेल थैलस है, यहाँ पे तुम्हें शायद थोड़ा सा क्लियरली दिख नहीं रहा, नीट के एग्जाम में तो विजिबल सा डायग्राम आया होगा, मैंने पहचान बता रखी है। जो एकदम सुंदर सजी धजी सी है वो फीमेल, यानी दिस इज आर्कीगोनियम, और ये थोड़ा एकदम रफ एंड टफ है, दिस इज मेल एंथीरिडियम। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देख लेना है। एक बार मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, वैसे मुझे भी दिख नहीं रहा है इन्होंने क्या बनाया, हाँ दिख गया मुझे, तो इन्होंने ऐसे बनाया है डायग्राम, यहाँ बना दूँ तुम्हारे लिए, अलग अलग बनाया है, तो पहचान गए, सजा धजा फीमेल। ठीक है, तो ये फीमेल थैलस हुआ है ना। सो ABCD बताना है बच्चों हमको। ए, अगर ये फीमेल है तो आर्कीगोनियम, तो ये इसका आर्कीगोनियोफोर हुआ। आर्कीगोनियोफोर 2 में दिया है, फीमेल थैलस भी दोनों में दिया है। अच्छा, सी से पहचान लो, सी क्या है, ये क्या थे अभी हमने देखे थे, गैमा कप्स। तुम कहोगे मैम ये तो बड भी है ना, बड इनके अंदर है। अब आपको यहाँ पर NCERT की फोटोग्राफिक मेमोरी हेल्प करेगी कि जिसने ध्यान से देखा है कि यार इसको NCERT ने गैमा कप लेबल किया है, वो इस बात में कंफ्यूज नहीं होगा कि ये गैमा कप है या उसके अंदर की गैमा बड है। ठीक है, और ये तो तुम्हें दिख ही रहे हैं, जो डी पर दिखाए हैं, दीज आर द राइजॉइड्स। वैसे तुम इससे भी कर सकते थे, देखो कई बार ऐसा हो जाता है, हम कहाँ लॉजिक लगाने बैठ जाते हैं, और वैसे डी तो राइजॉइड्स हैं ही, दिख ही रहा है, तो वो इसी में था, ये तो होगा नहीं, तो हमें तुरंत आंसर मिल जाता। ठीक है, बट कोई बात नहीं, नॉलेज तो बढ़ी गई। चलो, ये हुआ आपका ब्रायोफाइट्स खत्म। एक बार फटाफट देख लेते हैं ब्रायोफाइट्स में क्या क्या रह गया, देख लो कुछ पॉइंट्स। ये मैंने तुम्हें बता ही दिया, मॉइस्ट एरिया में होते हैं। डायग्राम से रिलेटेड हर चीज़ बता दी। इस वाले डायग्राम में देखना, ये वही तुम्हारे स्फेग्नम का डायग्राम है जो पीट बनाती है और ट्रांसशिपमेंट में पैकिंग मटेरियल की तरह यूज होती है। दिस इज स्फेग्नम मॉस। ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल और ऐड कर लेना बच्चों, पॉलीट्राइकम थ्योरी में उस वाले पार्ट में दिया है। ठीक है, स्फेग्नम में आप देखना कि स्फेग्नम की जो ब्रांचेस हैं उनमें से कुछ ब्रांचेस को जिन पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है उन्हें एंथीरिडियल ब्रांचेस कहते हैं। और ये जो आपको ब्रांचेस पे दिख रहे हैं अंदर की तरफ स्ट्रक्चर थोड़े ओवरी जैसे या जो भी, वो आर्कीगोनियल ब्रांच है। ठीक है, बाई चांस ये डायग्राम आ जाए और तुमसे पूछ लें मेल और फीमेल, तो एंथीरिडियम और ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर फीमेल ब्रांचेस। ठीक है, उसके बाद ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन क्यों कहते हैं बता दिया मैंने तुम्हें। लाइफ साइकिल, इतना ऐसा लाइफ साइकिल दिया है जो मैंने तुम्हें डिटेल में समझाया। ठीक है, देन इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देख ली हमने। लिवर वॉर्ट्स का, हाँ लिवर वॉर्ट्स में एक चीज़ देखना, लिवर वॉर्ट्स यानी मार्केंशिया को तुम अगर गूगल करके डायग्राम देखोगे तो ये बिल्कुल ज़मीन पे ऐसे बिछे रहते हैं, ऐसे खड़े प्लांट्स की तरह नहीं होते, हाइट वाइट नहीं होती इनकी ज़्यादा, ऐसे पत्तों की तरह बिछे रहते हैं नीचे। तो इसलिए लिखा है कि जो लिवर वॉर्ट्स हैं इनका जो थैलॉइड, जो इनकी प्लांट बॉडी है वो डॉर्सी वेंट्रल होती है एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट होती है। सबस्ट्रेट यानी ज़मीन पर, मिट्टी पर दबी हुई होती है। ठीक है, और इनके जो लीफी मेंबर्स होते हैं, लीफ लाइक स्टेज जो इनमें हैं, उनमें बहुत टाइनी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो 2 रोज में स्टेम के ऊपर अरेंज होते हैं। ऐसे एक रो पहले, फिर उसके ऊपर एक रो और। ठीक है, मैंने वहाँ पे तुम्हें डायग्राम दिखाया था। क्लियर, गैमा बता ही दिया मैंने तुम्हें।
देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम है, ओके। देन इसमें भी वो देखो, इसमें तुम ये मत समझना कि मैम मार्केंशिया के ऊपर हमें फुटसीटा कैप्सूल नहीं दिखाया, पर मार्केंशिया में भी जो फीमेल है फिर इस तक जब मेल पहुंचेंगे जायगोट बन जाएगा तो यहाँ भी फुटसीटा कैप्सूल बनेगा, तुम्हें दिखाया नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सेम है रिप्रोडक्शन। मॉसिस में मैंने तुम्हें ये सब बता ही दिया क्या होता है। यहाँ पर कोई नया पॉइंट है क्या? यहाँ पर एक पॉइंट है जो मुझे नहीं लगता इससे पूछेंगे कि जो हम एंथीरिडिया और आर्किगोनियम की बात कर रहे थे वो लीफी शूट में एकदम एपेक्स पर बनते हैं, जो लीफी शूट अभी हमने देखा था उसमें एपेक्स पर बनते हैं ये स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बट ऑब्वियस मॉसिस ज़्यादा इवॉल्व है, तो मॉसिस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म होता है, जो स्पोरोफाइट है वो ज़्यादा इलैबोरेट होता है, कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं जो तुम्हें नहीं पढ़नी है, ठीक है। एंड जो स्पोर्स का डिस्पर्जल होता है बच्चों वो भी थोड़ा इलैबोरेटेड होता है, स्पोर डिस्पर्जल में भी कुछ स्पेशल कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स होते हैं जो पहले बहुत पहले 2000 से पहले पढ़े जाते थे, अब नहीं पढ़ते। तुम बहुत पुराने MCQs करोगे तो उन PYQs करोगे तो उनमें तुम्हें इलेटर्स, पेरिस्टोमियम इस तरह की टर्म्स मिलेंगी, प्लीज़ उनकी डिटेल में मत जाना, नहीं पूछते। तुमने 2010 तक के क्वेश्चंस देख लिए, लास्ट 15 सालों के कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है इस चीज़ पे, ठीक है। ये हो गए 3 एग्जाम्पल और यहाँ ख़त्म हुआ तुम्हारा ब्रायोफाइट्स, ठीक है, डन। तो आज हम ये 2 डिविजन्स करेंगे। मैं कभी भी इस चीज़ के पक्ष में नहीं रहती कि बच्चों को एक साथ बहुत सारी नॉलेज दे दी जाए, क्योंकि मुझे पता है हमेशा ब्रेन का एक सैचुरेशन लेवल होता है, एक चीज़ को आप इतनी देर तक ही रिटेन कर सकते हो, उसके बाद सब ऊपर से जाता है बच्चों। अगेन मैं तुम्हें कहूँगी, अगर तुम कहीं भी किसी भी अच्छे चैनल के 1 शॉट्स देखते हो जो 5-5, 6-6 घंटे लंबे होते हैं, तो कोशिश किया करो उनको ब्रेक्स में देखने की। तुम देख लो, अगर तुम्हारा चैप्टर नहीं पक्का है तो तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना, तुम देखो, मना नहीं कर रही मैं, लेकिन प्लीज़ उनको ब्रेक्स में देखना। अगर तुमने अपने आप को बहुत परेशान करके 6 घंटे का एक साथ देख भी लिया ना, तो मेरी बात मानो तुम उसे पूरा रिटेन नहीं कर पाओगे बच्चों, उसमें से तुम्हें इतनी कम चीज़ें याद रहेंगी ना, और वो तुम्हारे 6 घंटे बर्बाद ही हो जाएंगे। तो तुम 1 शॉट देखो, उससे पढ़ो, बट उसको टुकड़ों में देखो। एक पार्ट देख लिया, फिर थोड़ा रिलैक्स दे दिया ब्रेन को, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, फिर अगले दिन एक पार्ट देख लिया, फिर अगले दिन एक पार्ट देख लिया, 3-4 जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करके देखना चाहते हो, क्योंकि वही सही तरीका है चीज़ों को पढ़ के समझना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर टेस्ट देना, खुद की गलतियाँ इवैल्यूएट करना। दिस इज़ द ओनली प्रोसेस जो आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। कोई शॉर्टकट, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अचानक से तुम्हें कोई मिराकल्स मिल जाए, कोई ट्रिक मिल जाए कि हाँ यार पढ़ लिया और हो गया, मैं तो समझ में आ गया। ऐसा नहीं होता। ब्रेन नीड्स टाइम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट सेशन में हो सके तो थोड़ा सा पढ़ के आना। जिन बच्चों के पास टाइम है, कुछ चैप्टर ही वीक हैं, वो मेरी NCERT लाइन टू लाइन सीरीज से उन टॉपिक्स को या उन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चैनल के होम पेज पे जाओगे तो तुम्हें सबसे पहले NCERT लाइन टू लाइन सीरीज के सभी वीडियोज़ दिख जाएंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।